ओके सो स्टार्ट करें। तो जो भी मॉक टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट 7 जो था, जिन लोगों ने ट्राई किए आप डाउट बताइए, डिस्कस करते हैं। सर डाउट मैसेज में भेज दूं क्या? हाँ वो चैट में लिख दो, ये चैट है ना, यहाँ पे चैट में जस्ट आप क्वेश्चन नंबर लिख दो जो भी डिस्कस करना है। चलो तो सो जो भेजा है चैट में 6/9/15 सिक्स क्वेश्चन जो है 6 कह रहा है कि x एंड y हैव जॉइंट पीएमएफ दिस ओके e की पावर -2 x फैक्ट, ये जो नोटेशन है ना, दिस इज नोटेशन फॉर फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल का नोटेशन है, फैक्टोरियल ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, तो ये नोटेशन का मतलब फैक्टोरियल का नोटेशन है। Then they are asking what is the joint PDF, है ना, joint PDF क्या होगा? This is easy question और ये ऑलरेडी PYQ में भी इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है देख लो, तो इसमें क्या करना है। सो जॉइंट पीएमएफ यू हैव e की पावर -2 x फैक्टोरियल x माइनस y फैक्टोरियल, x का सपोर्ट है 0 1 2 अप टू y एंड y का सपोर्ट है 0 1 2 एंड सो ऑन। तो देखो यहां से अगर आप मार्जिनल की सोचो, इफ यू थिंक ऑफ मार्जिनल, सो y का सपोर्ट है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और e की पावर -2 इज टेलिंग अस दैट y मे बी पॉइजन रैंडम वेरिएबल, है ना, ये बताना चाह रहा है कि y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पॉइजन होगा, और ये x y पर डिपेंड कर रहा है। तो मतलब ये है दिस पीएमएफ कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y इनटू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x गिवन y इज इक्वल टू y। This joint PMF can be written like this, सिंपल फॉर्मूला है कंडीशनल का। तो सर ये जो y है वो पॉइजन 1 फॉलो करता है, पॉइजन 1 या पॉइजन 2, पॉइजन 2 फॉलो करेगा, है ना। तो जो y होगा वो पॉइजन 2 होगा, और x गिवन y क्या फॉलो करेगा, बाइनोमियल x कॉमा व्हाट, चेक करो। सो इसको तुम फिट करोगे e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, ये ना, हाफ होगा सर, हाफ। तो ये हाफ हो जाएगा। भाई नहीं समझ आया बताना, है ना, जिन्होंने डाउट लिखे हैं सुमित। सो
हाँ फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना विकास। सो y is Poisson 2 and x given y is binomial x comma. Now you know the mgf of y and mgf of x given y, हमें दोनों पता है। चलिए तो क्वेश्चन था कि यू फाइंड द, तो हमें क्या करना है, मुझे जॉइंट mgf चाहिए था, आई नीड जॉइंट mgf। तो यहां आ जाएगा e की पावर t1 x1 प्लस t2 x2 और वो जो ज्वाइंट पीडीएफ भी है ना, सो ज्वाइंट में लाइक e की पावर -2, 2 की पावर हमने क्या बनाया y ना, हाँ तो 2 की पावर y अपॉन y फैक्टोरियल, y फैक्टोरियल चेक करो, हाँ और तो x की वैल्यू 0 से y तक है ना, तो x, अच्छा x गिवन y यहाँ ये होगा y नॉट x, ध्यान से देखो ये y होगा, वो y गिवन है ना, तो x गिवन y इज इक्वल टू स्मॉल y, दिस इज y कॉमा हाफ, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन एट गिवन y इज बाइनोमियल y कॉमा हाफ, तो बाइनोमियल y कॉमा हाफ, ठीक है 2 की पावर y, और देखो बाकी चीजें क्या है, तो मैंने y फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, x फैक्टोरियल x माइनस y फैक्टोरियल। अच्छा ये तो डिस्क्रीट है तो मुझे इंटीग्रल नहीं लिखना चाहिए, है ना, मुझे लिखना चाहिए डबल समेशन, बिकॉज बोथ आर डिस्क्रीट, तो डबल समेशन। अब देखो ध्यान से, तो यहां पे जो लिमिट है किसकी, x की लिमिट है 0 से y और y की लिमिट है 0 से इंफिनिटी, तो x की लिमिट है 0 से y की लिमिट है 0 से इंफिनिटी। नाउ सी केयरफुली, तो अब क्या करते हैं, समेशन y फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी रहने दो अभी देखो तो e, अच्छा एक तो मैं यहाँ t x1 x2 वहां xy कर रहा हूं, तो यहां मैं लिखता हूं t1x t2y, ठीक है। अब इसको ठीक से देखो, तो दिस इज द पीएमएफ ऑफ पॉइजन 2 मतलब y, और ये है आपका x गिवन y का। अच्छा मैं बैलेंस नहीं किया, ये 2 की पावर y जो डिवाइड हुआ है, मतलब ये मल्टीप्लाई हुआ है, तो साथ में डिवाइड भी होगा, इनटू 2 की पावर माइनस y कर दो, मतलब 1/2 की पावर y। सो अब मैं ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं, सो आई एम जस्ट आस्किंग यू टू फाइंड, तो मुझे क्या करना है, x का चाहिए ना, तो e की पावर t2y तुम अभी बाहर करो, और e की पावर -2 2 की पावर y अपॉन y फैक्टोरियल बाहर करो, समेशन, अभी देखो ध्यान से, x फ्रॉम 0 टू y है, और ये आपका है e की पावर t1x इनटू, केयरफुली देखो ये है y चूज x, एक मिनट, y चूज x, तो x माइनस y फैक्टोरियल क्यों लिखा इसने, फिर सही लिखा है देख लो, x माइनस y, विच वन इज लार्जर, x माइनस y, तो y x की वैल्यू y तक जा रही है ना, x इज लेस देन इक्वल टू y, तो y माइनस x नहीं होना चाहिए यहाँ पे, चेक कर लो एक बार ध्यान से, क्योंकि y फैक्टोरियल x फैक्टोरियल, अगर x का पीएमएफ मैं अलग करता हूं तो x तो कंडीशनल है y पे। हाँ सर y से x नहीं हो रहा था इसलिए पूछा था। हाँ यू आर राइट। सो दूसरा तरीका ये है, अच्छा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, अगर मैं x का डिस्ट्रीब्यूशन अलग करूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं, तो x का अलग करेंगे तो x का फ्री होना चाहिए एंड y का डिपेंड करना चाहिए, थोड़ा सा इन्होंने गलत किया यहाँ पे, आई थिंक सो, इंस्टेड ऑफ x माइनस वाई फैक्टोरियल इट शुड बी y माइनस x, देख लो भाई, क्योंकि x की वैल्यू 0 1 2 y है ना, तो विच वन इज लार्जर, x तो 0 हो सकता है, y तक मैक्सिमम है, तो x इज लेस देन इक्वल टू y एक्चुअली। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, लिख, हाँ सर यहाँ पर मैंने किया था कि e to the power -1 yx फैक्टोरियल and e to the power -1 yx minus 1 x minus y फैक्टोरियल, तो दोनों पॉइंट्स आ गया। ओके फाइन,
तो x जो है वो पॉइसो 1 फॉलो कर रहा है। अब वहाँ पर जो जॉइंट एमजीएफ दिया हुआ है वहाँ पर t2 = 0 पुट करके कौन सा आंसर मैच करना है ऐसे क्या? अच्छा, मैं समझ रहा हूँ जो आप कर रहे हो। एक्चुअली वैसे तो ये भी मैच कर जाएगा अगर आप यहाँ पे क्या करो, लाइक आई सेड y इज पॉइजन 2, तो मैं x t1 को 0 कर दो, तो t1 को अगर आप 0 कर दोगे तो यू विल गेट द, है ना, t1 को 0 कर दो तो इन द सी ऑप्शन यू विल गेट 2 बाहर, पॉइजन का पीएमएफ आ जाएगा, है ना। t1 को 0 करोगे तो ऐसा मैच कर जाएगा, बट थोड़ा सा बस यहाँ एरर क्या है वो तो हो जाएगा। अच्छा बस यहाँ x माइनस वाई फैक्टोरियल की जगह y माइनस एक्स फैक्टोरियल होना चाहिए, क्योंकि x तो छोटा है ना, तो x y तक जा रहा है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू y है ना, मतलब x इज लाइक रैंडम वेरिएबल और y n है, तो x की वैल्यू 0 1 2 n है, तो x तो यहाँ पे x माइनस वाई फिट नहीं बैठेगा, मतलब y माइनस एक्स यहाँ होना पड़ेगा। तो मैं प्रूव करता हूँ क्या होगा, तो ये दिस यू कैन डू, तो यहाँ पे y माइनस एक्स फैक्टोरियल करना पड़ेगा। उस केस में क्या आएगा देख लो, मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे y माइनस एक्स फैक्टोरियल, तो उससे फायदा क्या होगा, सी नाउ y चूज x क्या होगा, y फैक्टोरियल x फैक्टोरियल y माइनस एक्स फैक्टोरियल और 2 की पावर y, तो ये हाफ की पावर y है। अब ये इसको ध्यान से देखो, ये है पीएमएफ ऑफ बाइनोमियल y, 1/2 और साथ में e की पावर tx है। इसका मतलब है कि दिस इज द mgf ऑफ रैंडम वेरिएबल x जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल np होता है ना, तो n की जगह y है और p की जगह हाफ है, तो इसका mgf क्या होगा आप लोग बताइए मुझे। बाइनोमियल np का mgf क्या होता है, q प्लस p e की पावर t और उसकी पावर n, तो n के प्लेस में यहाँ y है into, अब यहाँ आप आ जाइए, this thing you see these things, so now you have e की पावर t2 times y, तो ये t1 था यहाँ पे, अब ये pmf ऑफ y, तो y तो यहाँ भी है, तो इसको अब सम करना है आपको, so what will you do, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, समेशन लगाने जस्ट, तो क्या हो जाएगा, e की पावर -2 बाहर कर सकते हो, तो समेशन y पे ही तो लगा है ना, तो इसका जब समेशन करना है तो जहां जहां पावर है इनसाइड शिफ्ट कर दो। सी ये जो 2 की पावर y है उसको इनसाइड शिफ्ट करो, क्या बनेगा, तो 1 प्लस e की पावर t1 की पावर y, हाँ हो जाएगा ना, तो यहाँ से आ जाएगा। तुम्हें वो आता है ना एक्सपेंशन, कौन सा एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन, वो यूज होगा। देखो तो अभी तुम्हारे पास है e की पावर -2 2 की पावर y अपॉन y फैक्टोरियल। सी ये 2t2 दोनों की पावर y है, इसको बाहर रखते हैं, अभी मैं प्रॉपर प्रूफ लिख रहा हूँ एक्चुअली, है ना। सो e की पावर -2 ये हो गया, e की पावर, अब देखो ध्यान से मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे 2 e की पावर t2 इसकी पावर y, ठीक है ना। यहाँ पे अभी और आगे क्या है, y फैक्टोरियल, इन दोनों को कंबाइन कर दो, क्या बनेगा, यू कंबाइन बोथ, मतलब y पावर कॉमन ले लो, तो जब y पावर कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, सो यहां से समेशन y फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, और e की पावर -2 भी रहने दो, e की पावर -2 को बाहर करो, देखो e की पावर -2 अभी बाहर करो, पहले उसको पिक वो कर दो, एक साथ मिक्स कर लो, तो मिक्स कर लो क्या होगा, e की पावर t2 प्लस e की पावर t1 इस पूरे की पावर y, नहीं t1 प्लस t2 हो जाएगा ना, देख लो ध्यान से, जब शिफ्ट करोगे क्या 2 अंदर जाएगा तो 2 हाफ को हटा दिया, तो e की पावर t2 1 प्लस e की पावर t1 c इस पूरे की पावर y अपॉन y फैक्टोरियल, आपको याद है ना x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, r फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी क्या होता है, ठीक है ना, तो ये आ गया, तो नाउ यू हैव e की पावर -2 एंड e की पावर होल दिस r, है ना, ये x की पावर r अपॉन r, e की पावर x, तो ये आ गया e की पावर t2 1 प्लस e की पावर t1, इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो फाइनली यू गॉट, तो e की पावर को हम exp लिख देते हैं, e की पावर को exp,
So t2 into 1 plus e की power t1 minus 2. This is the proof. The only mistake from our side was this is the y minus x factorial, not x minus y. ठीक है ना? तो उससे आ जाएगा. बट ऐसे जो कोई देख लेगा तो समझ आ जाएगा कि एक एक्सपोनेंशियल है, एक बाइनोमियल है, सॉरी एक पॉइजन है, एक बाइनोमियल है, तो उससे फिट हुआ है. ओके चलिए, तो फर्स्ट हो गया. फर्स्ट, अच्छा ये कौन सा सिक्स था ये? ओह सॉरी, दिस वाज सिक्स्थ क्वेश्चन, नॉट फर्स्ट. फर्स्ट किसने पूछा है? फर्स्ट देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीरीज दिस n फ्रॉम तो यहां से आएगा n क्यूब माइनस 1 की पावर क्यूब रूट माइनस n, इसमें x की पावर n. ठीक है. हाँ, अब पूछ क्या रहा है आपसे? इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ. सो यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट. रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपको फाइंड करना है. तो क्या आप जानते हो, यू नो हाउ टू फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस? पावर में कुछ तो है नहीं. सो व्हाई डोंट यू 1 by r is equal to limit n tends to infinity a n plus 1 upon a n. या तो ये ले लो, लिमसुप होता है हालांकि, या यू टेक लिमसुप ऑफ a n की पावर 1 by n. So can you find, can you do this? I think ये यूज करना आसान लग रहा है मुझे. देखो सर ऐसे ही किया था लेकिन हो नहीं रहा. अच्छा हो नहीं रहा, ठीक है, करके देखते हैं फिर. सो हम क्या, वो पहले जो है ना a n plus 1 by n, उससे क्या था? हाँ उससे ही करता हूँ. चलो इससे ही करते हैं. तो यहाँ से आ जाएगा, इसको आप पुट करेंगे तो n क्यूब माइनस 1, क्यूब रूट का मतलब है पावर 1 by 3 माइनस n ये है, और इसका मॉड इस पूरे की पावर 1 by n, और यहाँ लगाने हैं आपको लिमिट. सो हेयर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यही चीज है. चलो तो यहाँ से इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. पहले इसमें n क्यूब बाहर करो तो n बाहर आएगा एक पूरा, तो बचेगा 1 माइनस 1 by n क्यूब, इस पूरे की पावर 1 by 3 माइनस 1 इस पूरे की पावर 1 by n. ध्यान से देखो अब क्या हुआ, और यहाँ आएगा 1 by n. सी मैंने यहाँ से n क्यूब बाहर निकाले तो पावर 3 थे, n बाहर आएगा, ये n बाहर निकाल दिया, मॉड n हो गया, और पावर 1 by n अलग अलग हो गया दोनों. अब इसकी लिमिट तो आप लोग जानते होंगे, n टेंड्स टू इंफिनिटी n की पावर 1 by n. फॉर्मूला है ना, ये 1 होता है. n की पावर 1 by n की लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 होती है. दिस इज द आइडेंटिटी फॉर्मूला, आपको याद रखना है. सो n की पावर 1 by n 1 हो गया. नाउ रिमेनिंग इज दिस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 by n क्यूब है ना, इसकी पावर 1 by 3 माइनस 1 इसकी पावर 1 by n. अभी आप इंफिनिटी रखोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस 1 0, 0 की पावर 0 है ना, 0 की पावर 0 जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. सो नो प्रॉब्लम. क्या करोगे, लॉग ले लो. यू वांट दिस l ना, अल्लाह आंसर में ये एंड में क्या आना है, 1 आना है आंसर. देखो सो अभी देख लो यहाँ पे. सो यू टेक log l, तो ये आ गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये log लोगे 1 by n, log 1 माइनस 1 by n क्यूब इस पूरे की पावर 1 by दिस माइनस 1 अपॉन n. अभी किस फॉर्म का है, तो ये 1 log 0 माइनस इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म का है. तो एल हॉस्पिटल लगा लो. तो एल हॉस्पिटल लगा के देखो क्या आएगा. तो ये तो खत्म हो जाएगा, एल हॉस्पिटल लगाओगे यहाँ पे आएगा ये. चेक एल हॉस्पिटल अप्लाई करो. ये इतना नहीं समझना हो ना तो यहाँ बाइनोमियल यूज कर लेते तो इजीली काम हो जाता. अगर बाइनोमियल यूज करोगे ना यहाँ पे तो क्या होगी, बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो उससे पावर बढ़ती चली जाएगी, 1 1 कट जाएगा, पावर बढ़ती चली जाएगी. अच्छा 0 के बाहर 0 आएगा तब भी. तो यहाँ से देख लो, ठीक है, एल हॉस्पिटल लगा लो. सो एल हॉस्पिटल लगाओगे सो क्या होगा, लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी, ये तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 1/n³ की पावर 1/3 माइनस 1। अच्छा ये भी तो फॉर्मूला था एक, ये कहाँ कन्वर्ज कर रही है 1 पे। सो एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, वो एल से ही आ जाता है, हालांकि ये पढ़ा होगा ना, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू a, ये कितना होता है है ना। तो ये भी यूज कर सकते हैं हम लोग चाहे तो। सो यहाँ से करेंगे, चलो बाद में n a की पावर n माइनस 1, ये लॉपिटल से ही आ जाता है। तो यहाँ तो ऐसे ही बन रहा है, बस 1/n की कमी, वो अब आ जाएगा, ठीक है। सो ये यूज कर सकते हैं, नहीं तो देखो यहाँ से मैंने लॉग लगाया, लॉग का डेरिवेटिव किया, अब इसका ये तो डेरिवेटिव हो गया 1 हो गया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो गया 1 हो गया, न्यूमरेटर कर रहे हैं। सो दिस, अब मुझे इसका डेरिवेटिव हो गया लॉग के अंदर का डेरिवेटिव। सो 1/3 1 माइनस n³ 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3, और इसका डेरिवेटिव खत्म ही हो गया। अच्छा एक मिनट, इनटू पहले लॉग का हुआ, फिर ब्रैकेट के अंदर का हो रहा है, और इसके अंदर का होगा माइनस 3/n की पावर 4। अब देखो अभी क्या हो रहा है, n को पावर है 1/3 के ऊपर, 1/3 था ना, चेक कर लो। सो फाइन, सो यहाँ से देख लो, अभी n को इन्फिनिटी रखो, ये 1 हो जाएगी, 1 की पावर समथिंग 1, ओके ये तो गायब हो जाएगा। अब ये वहाँ पे प्लस होगा ना, -3 के यहाँ प्लस 1/n³ का डेरिवेटिव -3/n की पावर 4, एक माइनस पहले से है ना, ओके हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये माइनस तो पहले से भी है, और मैं 1/n³ का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, और एक माइनस पहले से भी है, ये माइनस तो प्लस कर देगा, ठीक है, हाँ सही कर रहे हो। तो यहाँ तो ओके है ना, तो ये तो 1 हो गया, इसकी लिमिट 1 हो गई, तो इसको हटा दो, लिमिट 1 हो गई तो गायब कर दो। अभी ये को इन्फिनिटी रखो तो ये 0 हो जाएगी, इसको अभी ये 0/0 अभी भी है, क्या करना चाहोगे, अभी भी 0/0 टाइप का दिख रहा है, कुछ समझ में आया, एलसीएम लेके वापस को कैंसिल करो। तो जो मैं कह रहा था, अच्छा जो मैं कह रहा था वो अब कर दो, ठीक है ना। सो क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 माइनस दिस अपॉन दिस माइनस 1, हाँ। सो यहाँ से क्या करो तुम, यू जस्ट डू वन थिंग, अभी आपके पास ये बचा n टेंस टू इन्फिनिटी, सो अभी आपके पास ये है दिस अपॉन 1 माइनस 1/n³, इसकी पावर 1/3 माइनस 1। तो अभी हो क्या रहा है, n को इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 हो जाएगी, और ये भी 0 हो जा रही, तो अभी 0/0 फॉर्म टाइप का है। एलसीएम लेके हटा देंगे तो क्या हो जाएगी, या नहीं तो एक बार और एल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म ही हो जाएगा। एक बार और एल लगा लिए तो गायब भी हो जाएगा, ये देखो। तो 3 इधर 1/n की पावर 4 का माइनस 4/n की पावर 5, इसका टेक ये तो 1 का गायब हो जाएगा। सो 1/3 1 माइनस 1/n³, इसकी पावर माइनस 2/3, फिर से सेम चीज 3/n की पावर 4, चेक कर लो, ओके। तो अब क्या होगा फायदा, फायदा ये होगा कि ये n4 ने काट दिया इसको n टाइम में, ओके। इसकी लिमिट फिर से हो गई n टेंस टू 1, तो ये गायब, इसको हटा दो, ये 1 हो गया। अब बचा 1/n, n टेंस टू पे समथिंग अपॉन n क्या होगा, 0, यही चाहिए था मुझे, देख लो ये 1 हो चुका है, यहाँ सिर्फ एक n है, तो सम नंबर अपॉन में n है, तो n टेंस टू है, तो सम नॉन जीरो नंबर अपॉन n 0, तो log l निकाल रहे थे, l e की पावर 0 1, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आ गया। तो आपका ये आ गया कि mod x लेस देन 1 पे तो पक्का कन्वर्ज करेगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस लिमिट 1 आ गया, मतलब 1/r इज 1, तो r इज 1, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 हो गई, तो मतलब mod x लेस देन 1 पे पक्का कन्वर्ज करेगी। अब प्रॉब्लम ये आपको डिसाइड करना है कि ये a भी आउट हो गया, अब c d डिसाइड करना है, यू हैव टू एलिमिनेट बिटवीन c एंड d, तो वो डिपेंड करेगा एंड पॉइंट पे, है ना। तो मुझे चेक करना होगा x बराबर 1 पे और x बराबर -1 पे, एंड पॉइंट पे। तो इसमें रिमेनिंग ये है कि जब x को 1 रखेंगे तो क्या होगा, इट विल कन्वर्ज और डाइवर्ज, तो अगर कन्वर्ज करेगी तो ये वाला आंसर होगा, अगर डाइवर्ज करेगी तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ये चीज है। तो आपको x को 1 रख देना है, तो ये सीरीज बन गई वापस, है ना, n³ -1 -n, और इस ये है
इसका क्यूब रूट है n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अब ये सीरीज सॉल्व करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू सॉल्व दिस सीरीज। बताओ, तो इसका टेस्ट कन्वर्जेंस कर सकते हो? तो अभी मैंने निकाले हैं, अभी जो मैं टेस्ट कर रहा था n की पावर 1/n, तो वहां से तो तुम्हारा आंसर 1 आ जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। तो कुछ और करना पड़ेगा तुम्हें, क्या करोगे? अच्छा, n की पावर 1/n क्यों किया था मैंने? एक मिनट, यहाँ थोड़ा गलती नहीं किया मैंने, एक मिनट, ठीक था वो, चेक कर लो। यहाँ मैं जो लिख रहा था कहीं गलती तो नहीं किया? एक बार देखो, यहाँ पे क्या था, n की पावर 1/n ओके था, ये 1/n कहाँ से आया था? ठीक है फाइन, यहाँ मुझे लग रहा था कहाँ से आ गया, ये ठीक है ना, क्योंकि 1/n तो इससे आया ना, इसकी वजह से। ओके, मतलब वो सॉल्यूशन करेक्ट है, ठीक है। तो अब इसका कन्वर्जेंस चेक करो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? या तो n की पावर, हाँ राविस टेस्ट लगाओ, क्या होगा? सो राविस टेस्ट में होता है कि n की जगह 2 की पावर n रखना होता है और 2 की पावर n से मल्टीप्लाई, और नहीं कुछ समझ आता रेशियो टेस्ट से पता नहीं क्या होगा, रूट टेस्ट से क्या होगा, तो 1 आ जाएगा, रूट टेस्ट फेल हो जाएगा। कंपैरिजन टेस्ट, ये इसका वो करो ना, रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज इन द सेंस कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, n³ - 1 की पावर 1/3 प्लस n³ - 1 की पावर 1/3 प्लस n, सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, क्या होगा? अच्छा, तो उससे क्या आएगा? a² - b², ये बनेगा ना। तो इट्स बेटर कि -1 बच जाएगा, -1 बचेगा ना, ये स्क्वायर नहीं हो रहा है, तो यहाँ क्यूब रूट है, तो यहाँ एक्चुअली ऐसा बनेगा ये, लेकिन हमें तो वो करना है, क्यूब लाने हैं, तो a³, हाँ वो 2/3 आ जाएगा ना, तो हमें तो मेनली चाहिए -n² आ जाएगा वो, तो हमें मेनली क्या चाहिए? आई नीड एक्चुअली, अरे कोई दिक्कत नहीं, देखो तो ये एक्चुअली मुझे लग रहा है यहाँ पे दिक्कत क्या है, इसने बोला है कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ। अच्छा, इसको अगर मैं ठीक से लिखूं तो यहाँ से क्या आएगा? एक तो n तुम यहाँ कॉमन निकाल सकते हो इसमें से, n बाहर निकालते हैं तो क्या बनता है? 1 - 1/n³, इस पूरे की पावर 1/3 - 1, ये है ना अभी हमारे पास। ओके, जैसे पहले किया था। सो ये है हमारे पास, ठीक है। a³ - b³ का कॉन्जुगेट क्या होता है? देखो, ये जो अगर मैं ऐसा सोचूं, a³ - b³ टाइप का, ये भी 1/3 ही है हालांकि। सो a³ - b³ बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? किससे मल्टीप्लाई करना होगा? सी मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास a - b है, मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये a³ - b³ हो जाए? हाँ, a² + ab + b² से, वही चीज वहां करो, ठीक है, तो उससे कैंसिल हो जाएगा। सो दिस अपॉन a² + ab + b², सो a - b कैन बी रिटन एज दिस, सेम चीज वहां करो। सो दिस इज a - b, यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज a - b, सो ये हमारा है n³ - 1 की पावर 1/3, सो दिस इज लाइक a - b, तो मुझे क्या करना है? a³ - b³ में कन्वर्ट करना है। सो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय, दिस इज ra, दिस इज मतलब ये पूरा a है, दिस इज b, सो a² तो यहाँ से आ जाएगा, अच्छा तो यहाँ फिर वही 2/3 आ जाएगी, प्लस b² a² + b² प्लस ab प्लस ab, तो ये n टाइम n³ - 1 और इंटू n × n³ - 1 की पावर 1/3, यही रहेगा, और अपॉन में सेम रहेगा। तो कहने का मतलब ये है मेरा
कि मैं क्या करता हूँ, आई कैन राइट इट, सो ए क्यू माइनस बी क्यू करने से क्या होगा, एन क्यू कैंसिल, 1 हो जाएगा ना ऊपर, अच्छा वो जो बता रही थी, तो -1 बचेगा, ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसका क्यूब करोगे तो ये पावर खत्म, तो एन क्यू -1 बचेगा, और अपॉन में क्या रहेगा जो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्या मल्टीप्लाई कर रहे थे, ए स्क्वायर, सो एन क्यू -1 की पावर 2/3 प्लस ए बी, तो एन टाइम एन क्यू -1 की पावर 1/3 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर. Now you think what is the degree in the denominator? 2 sir. 2 and by p test, Conversion. ठीक है ना, so you can just compare it by this, इसके साथ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाओगे, so this upon 1/n square की लिमिट 1 आएगी जो कि पॉजिटिव है, so this converges, so this will also converge by limit comparison test, तो ये कन्वर्जेंट जी. लेकिन NQ-1 का होल पावर 2/3 है, तो उसका तो पावर 1 से लेस देन है ना. कैसे होगा आप सोचो, चलो 1 को भूल जाओ, आप -1 को हटा दो तो क्या होगा, -1 को हटा दो आप, तब हो सकता है. तो वही बात है ना, -1 लगाने से डिग्री चेंज नहीं होगा, तब भी जो लीडिंग टर्म है ना वो तब भी n स्क्वायर ही है, अभी भी लीडिंग टर्म n स्क्वायर ही है, ये चीज है. -1 सिर्फ इसलिए हटाने को कहा हूं ताकि आपको दिखे कि डिग्री क्या है, अदरवाइज ओपन करेंगे तो लीडिंग टर्म तब भी जो हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म होगी n स्क्वायर ही होगी, ठीक है ना, ये है. हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब 1 पे कन्वर्जेंट है, सेम -1 पे चेक करोगे तब भी कन्वर्जेंट आएगा, दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है, ओके. चलिए, तो 1 और 6 हमने डिस्कस किया अभी, उसके बाद 4 भी था, ओके. सो 4 है, 4 कह रहा है कि एक्स वाई बी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ जॉइंट. सर कुछ क्वेश्चन शायद गलत है, मतलब मैं क्या पूछ सकती हूँ वो जो क्वेश्चन गलत है, मतलब तो हमने मना किया आपको पूछने से, और आप पहले जजमेंट क्यों देते हो गलत है, आपको कैसे पता गलत है? आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही सही हो, दुनिया गलत है? मैं पूछे शायद. ओके, तो अब डाउट पूछो फिर डिसाइड करते हैं साथ में क्या गलत है सही है, ठीक है. तो अभी हमारे पास ये पीडीएफ है, सो क्या पूछना है, अच्छा देखो ये एक्चुअली यहाँ पे ना e of x upon y है, कोई x given y होगा ना? नहीं, x upon y है, अगर x given y होता तो y बराबर समथिंग लिखा रहता है ना, हाँ. अगर मान लो रहता गिवन तो वो x अपॉन ही है एक्चुअली, सो दिस इज समथिंग लाइक, देखो इसका मैं आपको ये जो ऐसे लिख रखा है ना, इसको अगर मैं फॉर्मेटिंग करूं 0 1 नहीं, वी कैन, हम लोग ज्वाइंट पीएमओ को बॉक्स में भी तो लिख सकते हैं ना, तो 1 2 इस तरीके से, तो यहां से आप लिखेंगे तो x को 1 ऐसे पुट कर लेंगे, ये जो भी आएगा आप फाइंड कर लेंगे, आ जाएगा, x को 1 y को 1 रखो, x को 1 y को 2 x को 2 जो भी आएगा पुट कर दो. अब जैसे आपसे पूछा है, सो यू नो एक्सपेक्टेशन ऑफ g x y, इसका फॉर्मूला पता है ना, जॉइंट में क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? जी ये आ जाएगा, यही ना, तो जो आपका क्वेश्चन है उसमें क्या है, डबल समेशन x अपॉन y, प्रोबेबिलिटी एट x, प्रोबेबिलिटी एट y. अब x की वैल्यू 1 से 2, y की वैल्यू 1 से 2, तो हो जाएगा ना, एक बार 1 अपॉन 1 PMF at 1 1 प्लस 1 अपॉन 2 PM at 1 2 प्लस 2 अपॉन 1 PMF at 2 1, 2 अपॉन 2 प्लस PMF at 2 2, हो जाएगा, जिनका डाउट है ये. चलिए हाँ सर. हाँ, जैसे इसको ओपन कर लीजिए आप, तो पहले ये वैल्यूज निकाल लीजिए, देन यू जस्ट ओपन इट, तो ओपन 1 बाय 1 PMF at 1 1 एंड सो ऑन, तो आगे सॉल्व करो. नेक्स्ट जो है तो ये 4 हो गया, 1 4 6 कर दिया हमने, अगला है 9. तो 9 कह रहा है कि x1 x2 xn IID, ये यहाँ पे क्यों दिख रहा है आपको, लेकिन वो थीटा है आपको, है ना,
सो x1 x2 xn आर IID नॉर्मल थीटा कॉमा 1, ठीक है, रैंडम वेरिएबल वेयर थीटा टेक्स ओनली इंटीजर वैल्यू। ओ सो थीटा जो है पैरामीटर स्पेस इंटीजर है, ये बताया है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द MLE ऑफ थीटा। देखो ये नॉर्मल थीटा 1 है और थीटा यहाँ पे इंटीजर है। थीटा क्या है आपका? इंटीजर है। तो पूछ रहा है कि बताइए थीटा अगर इंटीजर है सो व्हाट इज द MLE। तो वैसे आप क्या निकालते हैं इसमें, MLE क्या आता है थीटा का, अगर मेथड से करते हैं तो ये तो याद ही होगा आप लोगों को, नॉर्मल थीटा 1 में x बार। बट यू नो ऑलरेडी कि जो MLE है दैट मस्ट बी द पार्ट ऑफ पैरामीटर स्पेस, क्योंकि लाइक्लीहुड फंक्शन थीटा का फंक्शन है और थीटा के जो पॉसिबल वैल्यू है उसका डोमेन है, और कोई फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा अटेन करेगी अपने डोमेन के पॉइंट पे ही, डोमेन के बाहर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं हो सकता। So this is the MLE when this x bar belongs to integer। अगर x bar इंटीजर नहीं है तो हमें देखना होगा इसका नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है ना, तो वो आंसर होगा। सो पूछ क्या रहा है, यस ठीक है ना, सो योर नियरेस्ट इंटीजर इज द आंसर। समझ रहे सब लोग ना, नियरेस्ट इंटीजर। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज मान लो ये x बार है, सो x बार अगर इंटीजर नहीं आया सो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ पैरामीटर स्पेस, मतलब डोमेन ही नहीं है, डोमेन में नहीं तो उसमें मैक्सिमा कैसे मिलेगा। तो मुझे देखना है कि इसके क्लोजेस्ट कौन सा पॉइंट है जहां पे मैक्सिमा मिल जाएगा। अगर x बार इंटीजर है तो x बार MLE है, x बार इंटीजर नहीं है तो उसके क्लोजेस्ट नंबर कौन सा है सपोर्ट में, किसके सपोर्ट में, या डोमेन में, किसके डोमेन में, लाइक्लीहुड फंक्शन के डोमेन में, तो वो आंसर होगा। ठीक तो है, किसी को डाउट है तो पूछो अभी इसमें, अगर डाउट है तो दिस इज फाइन। इंटीजर है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे कि पैरामीटर स्पेस इज इंटीजर ओनली। तो जो लाइक्लीहुड फंक्शन है उसका डोमेन ये है इंटीजर, सो कोई इंटीजर ही MLE हो सकता है, फ्रैक्शन कभी यहाँ MLE नहीं हो सकता। सो x बार इज इंटीजर देन x बार इज MLE, अदरवाइज द इंटीजर क्लोजेस्ट टू x बार इज MLE। 11 के बाद 2-7, तो 2-7 डिस्कस नहीं किया हमने। 2 जो था an is a monotonic sequence converging to 0, ओके, सो an कन्वर्ज कर रही है 0 पे, मोनोटोनिक है, तो cos an क्या होगा, ओके, cos of an, तो लिमिट n टेंड्स टू, हाँ इस क्वेश्चन में मैंने n को 1/n लिया, ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, ओके, तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो डाइवर्जेंट होना चाहिए ना। कौन सा नॉट इक्वल टू 0 है, और ये नॉट इक्वल टू 0 आया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो n डाइवर्जेंट होना चाहिए। नहीं डाइवर्जेंट क्यों होना चाहिए, आपने an तो 1/n लिया ना। सर वो सीरीज के केस में था, वो सीरीज के केस में था कि ओके ओके, हाँ, you have to understand sequence 1/n is convergent, series 1/n is divergent, ठीक है ना। तो sequence 1 देखो cos is a continuous function, तो आप देख नोटिस करो ये जो लिमिट था मैंने इनसाइड शिफ्ट कर दिया, क्यों, बिकॉज cos is a continuous function। तो अगर कोई continuous function है तो you can shift this limit into inside the function, तो यहाँ फिट कर दिया cos 0 1, तो 1 is the answer of this question, लिमिट 1 है इसका cos an का। ओके सर। सीक्वेंस 1/n कन्वर्जेंट है, सीरीज 1/n डाइवर्जेंट है p टेस्ट से। तो 7th कह रहा है कि xyz इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैविंग मीन 0, ओके, xyz इंडिपेंडेंट है, जरूरी नहीं आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, बट मीन तीनों का 0 है, ओके, और ये बता रखा आपको कि वेरिएंस ऑफ x प्लस y प्लस z 3 है, इसका मतलब वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y प्लस वेरिएंस z 3 है ना। तीनों का मीन 0 था, मीन सेम है, अब ईच हैविंग मीन 0, ठीक है, और वेरिएंस तो एक सा मतलब है कि ex स्क्वायर वेरिएंस xy e स्क्वायर ex स्क्वायर ey स्क्वायर है ना, एंड ez स्क्वायर इज 3, ओके। पूछना क्या चाह रहा है, तो
देन रैंडम इज मीन 0, ठीक है ना। देखो क्या किया मैंने, इसको ओपन किया, इंडिपेंडेंट था इसलिए कोवेरिएंस टर्म नहीं आया। अब वेरिएंस को ओपन करेंगे तो e ऑफ x स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। अब आपको देखना है ये कौन सा ऑप्शन दे रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वेरिएंस 1 ही हो, ऐसा भी हो सकता है कोई 1.5 हो, कोई 0.5 हो, ऐसे मिलकर 3 हो जाए। तो पहला तो गलत है। दूसरा बोला तीनों 1 है, जरूरी नहीं इक्वल है ना, मीन इक्वल है, इसने थोड़ी कहा ex स्क्वायर इक्वल है। तो हो सकता है फिर से ये 2.5 है ना, अलग अलग वैल्यू 0.5 1.5 ऐसे करके 3 हो जाए। तीसरा क्या है, इसको ओपन कीजिए जरा, तो इफ यू ओपन इट a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो यहां से आपको पता चलेगा कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आप ओपन कीजिए, तो ये इसके ही इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि जब आपका 2xy 2yz 2zx जो टर्म होंगे इंडिपेंडेंट है, तो ex 0 हो जाएगा, ez 0 हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। यस सर। हाँ, तो उससे आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास 13 14 से पहले देखते हैं 10 13 14 से पहले ठीक है। 10 कह रहा है कि x1 x2 xn जो है रैंडम सैंपल है, डिस्ट्रीब्यूशन विद पीडीएफ दे रखा है आपको, यहाँ थीटा मोर देन 0 है, तो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा क्या होगा। तो यहां से आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू x बार, और ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, गामा, ये लिखने की कोशिश तो गामा ही किया ना। हाँ, क्या डिस्ट्रीब्यूशन, कितना है, थीटा कॉमा थीटा, तो अल्फा की जगह ये है, बीटा की जगह भी थीटा है, तो बीटा की बार अल्फा, ठीक है। हाँ, तो मीन कितना आएगा इसका, तो यहां से ये न्यूमरेटर में गया है, तो यहां से मीन 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 इज इक्वल टू एक्स बार, तो यहां से थीटा मिला ही नहीं मुझे, तो फर्स्ट मोमेंट हमारा काम नहीं किया, तो नहीं काम किया तो सेकेंड मोमेंट पे जाएंगे। सो 1/n summation xi square I from 1 to n is equal to ex square। Remember using this, तो इस कॉन्सेप्ट पे जैम 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है ना। If you mix these two, so they both lead to variance of x is equal to क्या था, s square I think, right? s square नहीं था, वो था यहाँ मीन क्या है, हाँ ठीक है ना, s square ही आ जाएगा। अगर मैं इसका डिफरेंस ले लूं तो क्या आ जाएगी, यस। अगर इसका क्या करो, अगर आप यहाँ से प्रूफ करना चाहो तो ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर, तो ex स्क्वायर की वैल्यू है 1/n समेशन xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर बनेगा या ये बनेगा, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, आई थिंक ये बनेगा, चेक करो, ये बनेगा। तो एस स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, तो यहाँ आएगा इफ यू कंबाइन बोथ तो यू विल गेट 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस x। चेक कीजिए, अब वेरिएंस x क्या है आपका, अच्छा मीन तो ऐसे यहाँ पता ही है आप, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ से आपको x बार तो 1 मिल गया है ना, तो इस पे 2023 में एक क्वेश्चन है, आपको याद हो, s प्लस सिग्मा वाला क्वेश्चन था ना। सो x बार इज 1, ये पता है मुझे फर्स्ट मोमेंट से, सेकेंड मोमेंट से ये है, इन दोनों को कंबाइन किया दिस, सो नाउ यू गेट n आपका क्या है, n रहने दो, तो 1/n समेशन xi माइनस 1 होल स्क्वायर I फ्रॉम 1 to n, वेरिएंस x कितना आया था 1/थीटा, सो थीटा आ गया 1/1/n समेशन xi माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो करेक्ट है। n ऊपर चला गया, तो ये जो अपॉन n है ये ऊपर चला गया, तो यहाँ पहुंच गया। एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर को डायरेक्टली इक्वेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कीजिए, तो उससे भी मतलब उससे डिफरेंट आंसर आया था, नहीं डिफरेंट नहीं आएगा, सेम ही आएगा। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नया थोड़ी किया, मैंने क्या किया है, दिस माइनस दिस यही तो किया है, दिस माइनस दिस यही तो किया, मैंने इसको घटा दिए, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैंने x बार इज इक्वल टू ex, तो आपको थोड़े से कैलकुलेशन करने पड़ेंगे उसके लिए, तो फर्स्ट मोमेंट भी यूज कर सकते हैं, यूज करना ही है क्योंकि फर्स्ट मोमेंट से ये आएगा, तो x बार की वैल्यू 1 है, यहाँ से आ गई मेरे पास, आपको ये भी यूज करना है, और आपको ये आ गया यहाँ से, तो ex स्क्वायर जब आप निकालोगे क्या आया होगा आपका
1/θ प्लस 1, और तो उसको सिंप्लीफाई करो, तो 1 इधर लाओ, एलसीएम 1 आपका x बार के इक्वल है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना, आपका जो आंसर है एग्जैक्टली इससे मैच नहीं कर रहा होगा, है ना? Yes, sir. हाँ, तो प्रॉब्लम उसका इसलिए है क्योंकि इफ यू, ये जो 1 बाद में आ रहा है आपका मेन, उसको x बार रख दो तो मैच कर जाएगा। ये जो आपका आ रहा है ex स्क्वायर, जो आप कह रहे हो कि आएगा 1/θ माइनस प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, और ये 1 स्क्वायर को आप x बार का स्क्वायर रखो, क्यों? क्योंकि 1 इज x बार, तो यहाँ से इसको डिफरेंस लोगे तो ये है। तो बेटा है ना, जब भी आप फर्स्ट मोमेंट ये यूज करो, सेकेंड मोमेंट अगर इससे काम हो ठीक है, अदरवाइज यूज दिस थिंग, तो ये आप याद रखो। तो मेथड ऑफ मोमेंट निकालने के लिए जब आपको फर्स्ट मोमेंट से काम ना हो तो यूज दिस थिंग, क्योंकि इन्हीं दोनों का कंबाइंड फॉर्म ये है, तो इससे आ जाएगा। क्योंकि 2023 जैम का भी जो क्वेश्चन है उसमें भी यही यूज हुआ है वहां भी, तो उससे आंसर आएगा। हाँ, और वो जो आपका एक्चुअली प्रॉब्लम है ना, आपका आंसर नहीं आएगा, तो इसमें तो अगर क्वेश्चन करेक्ट है तो आंसर आने चाहिए। तो सेम एस्टिमेटर है, दूसरे फॉर्म में आ रहा है, तो दूसरे फॉर्म आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। सो इफ यू सिंप्लीफाई यू विल गेट इनटू दिस फॉर्म। आप चाहो तो इसको ओपन करके देखो, अगर आप इसको ओपन करोगे तो वही आ जाएगा जो आपका आंसर आया है। अगर आप सिंप्लीफाई करो यहाँ से a माइनस बी होल स्क्वायर लगाओ एंड देन यू सिंप्लीफाई, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं x बार को 1 यूज करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो कंडीशन इन द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर। हाँ जी निशा बताइए। सर बोल रहे थे कि सर यहाँ पे गामा थीटा, उसका पैरामीटर जो है ना थीटा, थीटा कैसे डिसाइड करते हैं? जी जी जी, इसके लिए आपको गामा अल्फा बीटा का, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे कंफ्यूजन रहता है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका पीडीएफ याद रखना पड़ेगा। आपको याद है गामा अल्फा बीटा का पीडीएफ क्या होता है? तो उस x to the power इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। हाँ वो तो आप सब ठीक है। हाँ आगे x to the power n minus 1 और 1 minus x की पावर होल पावर n minus 1। नहीं, वो तो आप गामा अल्फा बता रहे हो सिंगल वेरिएबल में, पीडीएफ बताइए। e to the power minus 3। एक ये वाला पीडीएफ, ये पीडीएफ आता है, एक तो ये पीडीएफ है, तो इसमें फिट कंपेयर किया। देखिए ये जो 2 पैरामीटर गामा डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं, आप शायद गामा इंटीग्रल समझ रहे हैं, गामा डिस्ट्रीब्यूशन। तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, गामा अल्फा बीटा, गामा डिस्ट्रीब्यूशन कि x का डिस्ट्रीब्यूशन गामा है, तो x का पीडीएफ ये होगा। एक ये फॉर्म था, तो अभी इन्होंने इस फॉर्म से कंपेयर किया। दूसरा फॉर्म भी ले सकते हैं। सो एक और फॉर्म ये होता है कि 1 गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा x की पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस x अपॉन बीटा x मोर देन 0, यहाँ से आ जाएगा। तो ये आपके पास है दिस टू। ठीक है ना? कैसे पता चला? क्लियर हुआ कि नहीं? अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, देखो क्या हो रहा है। तो ये अल्फा की जगह थीटा है, बीटा की जगह थीटा है, तो इसीलिए गामा थीटा थीटा हो गया ये। हाँ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या था? 9, 15, 11 हो गया ना, तो 11 तो डिस्कस किया हमने, और अच्छा 11 रह गया। तो 11 जो कह रहा है कि इवेलुएट दिस, तो ये जो इंटीग्रल है आपका 0 से 2 और इतना ही आई थिंक, हाँ, और यहाँ है 0 से रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? तो यहाँ से कम गलतियां मिलेगी, क्योंकि जब हमने करेक्शन स्टार्ट करवाए थे तो यहाँ के आगे आई थिंक तभी, जब तक इतना पेपर अपलोड हो चुका था जो करेक्शन थी, इसमें कम गलतियां तो मिलेंगी फिर भी, लेकिन कम गलतियां होंगी अब, क्योंकि मॉक टेस्ट 7 से पहले जब करेक्शन हमने शुरू किया था 7 अपलोड हो चुके थे, मॉक टेस्ट 6 तक अपलोड आई थिंक हो चुका, 6 या 7, तो आगे करेक्टेड फाइल होंगे ज्यादातर। 2x माइनस एक्स स्क्वायर और y इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। तो ये पूछ रहा है कि, तो यहाँ देखो आपको कई बार ना ऐसे फॉर्म में लिख देता है बुक में, तो आपको ये नहीं समझना कि जैसे x की लिमिट x के टर्म में है, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको खुद ये समझना है कि कुछ बुक क्या करती है ना, वो एक्चुअली फिर से वही बात है ना कि हर इंसान का अलग अलग सोच है। तो कुछ ऑथर्स क्या करते हैं, वो लोग ये क्या मानते हैं कि इसका लिमिट ये है और इसका लिमिट ये है, कुछ लोग ऐसा मान के चलते हैं। जैसे मैं जो समझता हूं, तो मैंने जैसे पढ़ाया आपको उस फॉर्म, तो हमने किस फॉर्म में पढ़ाया
कि ये इसका लिमिट ये लेंगे और इसका ये लेंगे। तो कुछ बुक ऐसा करता है, कुछ बुक में क्या करते हैं वो लोग ऐसा मान के चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन बनाया है जिसने जहां से उठाए हैं या खुद बनाए हैं तो उसमें वैसा है। तो इसका ये मतलब है dx dy, यहाँ ऑर्डर चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको ये समझना है कि जो ऑथर की सोच है ना उल्टी है, मतलब हम जो सोच रहे हैं उसके उल्टा सोच रहा है वो। उल्टा इन द सेंस कि यहाँ वो dy dx जो हम सोचते हैं वो dx dy लिख रहा है, क्योंकि सिंपली आपको सोचना है कि x की लिमिट x के टर्म में कभी नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि x की लिमिट x के टर्म में ही होगी, ठीक है ना। इसलिए आप देखते होंगे वन वेरिएबल में कई बार t लिख देते हैं वो लोग, या CDF में आप नोटिस करते होंगे, जैसे वो दिखाता हूं आपको मैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि हम लोग जानते हैं fx ऑफ x, तो ये ऐसा रहता है ना x लेस देन इक्वल टू x। और यही वजह है कि x का लिमिट x में क्यों नहीं लिखते, यही वजह आप नोटिस करते होंगे कि वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे fx x dx माइनस इंफिनिटी से x। क्या बुक में ऐसा लिखा रहता है? एग्जैक्टली बताओ, CDF कैसे लिखा होता है बुक में, या मैंने कैसे बताए होंगे? हाँ t dt कर देते हैं, क्यों? ताकि दिक्कत से सेम यहाँ प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होगा x का लिमिट x के टर्म में ही होगा, ऐसा नहीं होगा, तो लिखना थोड़ा गलत माना जाएगा या इम्प्रॉपर रहेगा। तो उसको ठीक से हम लोग कैसे लिखते हैं, इसी वजह से यहाँ ft dt कर दिया जाता है कि ताकि t की लिमिट माइनस लिमिट से x है, x इसी वजह से यहाँ भी ऐसा ही है कि x की लिमिट x में नहीं रहेगी। एक्चुअली एक्चुअल क्वेश्चन ये है। सो एक्चुअल क्वेश्चन इज सेम चीज है, y रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ है 0 से रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर 0 से 2। तो ये आपका dy dx है, एक्चुअल क्वेश्चन ये है आपका। सो नाउ दिस इज द लिमिट ऑफ y एंड दिस इज द लिमिट ऑफ x, ठीक है ना, इस तरीके से। तो हो गया, अब क्या करना है, मुझे कोशिश करना है सॉल्व करने का। तो मैं इसको t ले लूंगा तो डेरिवेटिव बाहर तो अवेलेबल ही है, ऐसे ही हो जाएगा बिना पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किए। पोलर फॉर्म में करना है तभी हो जाएगा, पोलर से भी हो जाएगा। देखो पोलर से करता है, सो अगर पोलर से करना है तो ये क्वेश्चन पोलर फॉर्म से भी हो जाएगा। तो पोलर फॉर्म में करेंगे तो ये आपका r आ गया, सो दिस इज योर r, या मैं उसी फॉर्म में लिख देता हूं। तो ये cos होता है r, क्या करते हैं आप लोग, x इज r cos थीटा, y r sin थीटा, ठीक है ना। तो sin थीटा जी r sin थीटा इनटू r, और dy dx आपका r dr d थीटा हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब हमें अभी तो लिमिट x y में है, तो मुझे अब लिमिट लिखनी है r को। तो यहाँ आपको ध्यान देना है ये क्या है। तो यहाँ पे जो मेरे पास है अभी, तो यहाँ जो लिमिट हम देख रहे हैं कि y की लिमिट है 0 से रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और जो x की लिमिट है वो 0 से 2 में है, ओके। हाँ, सो y इज इक्वल टू क्या आप कह रहे हो, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो y स्क्वायर। ओ यहाँ पे एक लिमिट आएगी 2x, ये आएगी ना। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक किया है मैंने, यस यस, हाँ, तो यहाँ से क्या आएगा, सही कह रहे हो, तो यहाँ से क्या आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r, क्या होता है cos थीटा, यस यस, तो ये कट जाएगा, r बराबर यहाँ 2 cos थीटा। एक्चुअली इस सर्कल का ना यहाँ मैंने मिस्टेक किया एक्चुअली, यहाँ से आएगा r बराबर 2 cos थीटा, एंड यहाँ से मैंने इसमें ले लिया लिमिट, एक मिनट, हाँ मैंने तो यहाँ पे लिमिट ले लिया, बट प्रॉब्लम ये है, वी हैव टू कंसीडर दैट आल्सो, उसका यूज तो किया ही नहीं मैंने। यहाँ ध्यान दो, यहाँ आप लोग भी ना ध्यान दो, यहाँ मिस्टेक शायद हुआ है। सो यहाँ पे जो हमारे पास है रेडियस, वी आर टेकिंग, यहाँ से नहीं, यहाँ से होगा रेडियस, तो यहाँ से ये सेंटर है ना 10, x बराबर r cos थीटा, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, तो यहाँ से नहीं आएगा, ये गलत है आई थिंक, हाँ ये मैंने ना यहाँ मिस्टेक किया है, दिस इज रॉन्ग, यहाँ मिस्टेक है फिर, क्योंकि पहले वाले से सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 2x, एंड यहाँ से r स्क्वायर इज इक्वल टू 2r cos थीटा, है ना, क्योंकि ये आपका ना मेन सर्कल की इक्वेशन है, मतलब दिस वाज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ना, मेन ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है मेन वो है,
एंड ये तो जस्ट x की वैल्यू है, x आपका 0 से 2 में है ना, यहाँ पे मिला, तो हमने इसको यूज किया है x बराबर 2 को, बट ये पूरे कर्व को स्पेसिफाई नहीं कर रहा है ना, x बराबर 0 से 2, x बराबर 0 दिस लाइन, x इक्वल 2 इज दिस लाइन, इन दोनों के बीच में है, बट हमने ये कवर नहीं किया क्योंकि हमें इसके बारे में सोचना है ना, हमारा ये रीजन एक्चुअली, मतलब स्पेशली बॉटम तो नहीं है, हमारे पास सेमी सर्कल है, सो दिस इज अ मिस्टेक, ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ से हाँ, पहले भी हमने इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो वहां मैंने ये किया, मतलब जब हम सिलेबस कर रहे थे तो उस दौरान ठीक किया होगा, ये वहां सही किया होगा, है ना, सिलेबस दौरान। तो यहाँ से ये आप एक्चुअली ये लेना है ना, तो r की वैल्यू जो हम ले रहे हैं x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, तो मुझे इस कर्व के अलोंग सोचना पड़ेगा, और ये वाला कर्व जो है एक्चुअली ये है दिस वन, तो यहाँ से ये आया और यहाँ से ये आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा कि आपके पास जो वैल्यू आएगी एक्चुअली r बराबर 2 cos थीटा, तो ये है 0 to 2 cos थीटा, क्योंकि r मैं 0 से ही ले रहा हूँ, क्योंकि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हम लोग r स्क्वायर दे रहे हैं ना, तो 0 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक जाएगा, क्योंकि हम लोग यहीं से स्टार्ट किया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर लिया, तो 0 से लेके एंड ये 2 cos थीटा, सही कह रहा हो आप, सही कह रहे हो ना, वो मैंने मिस्टेक किया है। तो यहाँ से क्या आएगा, तो फिर चेंज करो इसको, दिस इज r बराबर 2 cos थीटा रखो यहाँ से, तो क्या आएगा फिर उसके हिसाब से, तो यहाँ 2 cos थीटा होगा, इंस्टेड ऑफ 2 sec थीटा आपको 2 cos थीटा लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 cos थीटा, क्योंकि मैंने गलत कर्व के हिसाब से लिमिट लिया यहाँ पे, है ना, ये गलत कर्व, क्योंकि x बराबर दिस एंड दिस लाइन है, हमें इसके हिसाब से लिमिट लेना पड़ेगा, सो दैट्स व्हाई शायद ये मिस्टेक आपने भी किया होगा, हो सकता है। तो यहाँ से आ जाएगा cos थीटा, अब लिमिट सॉल्व करो, अब आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, तो वो हमने, मतलब मैंने ही मिस्टेक किया है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना, 16 cos की पावर 4 थीटा अपॉन 4 इंटू साइन थीटा डी थीटा, अब आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ से साइन को t ले लो और ये 4 आ जाएगा, cos को t लो, टेक t इज इक्वल टू cos x, तो ये t की पावर 4 एंड cos का माइनस साइन, तो माइनस dt हो जाएगा, तो माइनस dt है, लेकिन cos 0 1, तो 1 से 0, तो 0 से 1, माइनस यहाँ बैलेंस हो गया, तो t की पावर 5/5, नाउ इट इज फाइन, तो ये क्वेश्चन सही है, तो मैं ही मिस्टेक कर रहा था, तो क्वेश्चन इज फाइन, 4/5, ठीक है। एक बार चेक कर लो, कुछ कंफ्यूजन है पूछो, दिस इज फाइन नाउ, तो 4/5, तो ये है ना, ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा कि ये जो कर्व है ना, दिस इज आवर सर्कल, तो ये सर्कल के हिसाब से निकाल ले, ये जो सर्कल है ना, तो यहाँ पे इक्वेट किया हमने, तो यहाँ से वैल्यू आई इक्वेट करके, तो इस सर्कल के हिसाब से मुझे लिमिट लेनी होगी, नॉट विद रिस्पेक्ट टू लाइंस, तो ये तो लाइन है x बराबर 2 का, तो इसके रिस्पेक्ट में नहीं आएगा, है ना, मुझे सर्कल के हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है, फाइन, करेक्ट, एटलीस्ट समझ आ गया, उनका डाउट रहा होगा। सर हाँ, अगर ये डोमेन अगर सर्किल अगर 2,0 पे सेंटर होगा और रेडियस 1 होता, तब लिमिट कैसे निकलती? 2,0 पे होता, रेडियस 1 होता, तो यहाँ से आपको रेडियस जो है ना, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टार्ट, आपका रेडियस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अच्छा एक मिनट, तो यहाँ पे 0 है और ये 2 0, ये 1 है आपका, सो व्हाट इज योर रेडियस, यहाँ पे हमने क्या किया, रेडियस 0 से लेके कहाँ तक लिया है, वहां तक, तो मुझे यहाँ लग रहा है कि यू विल स्टार्ट विद 1 2, अगर ये क्वेश्चन होता ना, यू विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, तो लिमिट होता r का 1 to 2 cos थीटा, ऐसा कुछ, ठीक है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करते, सो रेडियस विल स्टार्ट फ्रॉम 1, ये तो इसका ओरिजिनल काम तो है ही नहीं, तो इन दैट केस 1 to 2 cos थीटा होता r की लिमिट, एंड देन थीटा वही कितना जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो 0 to π/2 ले लो, इस तरीके से, तो ये होता 1 to 2 cos थीटा होता है यहाँ, ठीक है, उससे आ जाएगा, बिकॉज इट स्टार्ट विथ 1 हियर, ये होना चाहिए, ठीक है ना, तो रेडियस 1 है मिनिमम, क्योंकि ये एक्चुअली हम तो ले रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में ही, ओरिजिन के रेस्पेक्ट, उसके रेस्पेक्ट में ही, बट यहाँ पे है ना, थीटा जब 0 है तो r is 1 एक्चुअली, व्हेन थीटा इज 0 r is 1, cos 0 1 ना, मतलब यहाँ पे कहना मतलब r बराबर जो है ना, एक मिनट, हाँ वही होगा, क्योंकि
1 to 2 थीटा, ठीक है ना। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है 0, ये दिस इज अ 0, तो 0 to 2 cos थीटा, तो ऐसा हो जाएगा 1 to 2 cos थीटा। जहाँ भी होगा आगे होगा तो उसके हिसाब से यू सी व्हाट इज द लेफ्ट एंड, वहां से स्टार्ट करो, यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, x - 1 होगा, वैसे ही होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा देखेंगे। सो नेक्स्ट कौन सा है 15 is which of the following is true? For a given सी तो ट्रू होगा ना। अच्छा, इसमें सी में डाउट है, ओके। द टेलर सीरीज, ट्रू होगा। सर लेकिन एक टेलर सीरीज में tan इनवर्स है, tan x का ना देख लो ये किसका है, tan इनवर्स का x का है, वो करके देख लो एक बारी। यू चेक द चेक सीरीज क्या होता है, एक बार मैच करके देख लो tan इनवर्स का या tan का है, वो tan मतलब tan x का या tan इनवर्स x का है, एक बार ये कंफर्म करो। tan इनवर्स x का ही है, मैंने चेक किया। यही है, और डोमेन भी यही है -1 से 1, हाँ सर। तो ठीक है, फिर करेक्ट होगा, इन्होंने गलत लगाए होंगे फिर। सो फॉर अ गिवन डिफरेंशिएबल फंक्शन टेलर सीरीज ऑलवेज कन्वर्जेंट, ये ऑलवेज कन्वर्जेंट तो नहीं होगा, x पे कुछ बाउंड रहता है कि x की किस वैल्यू के लिए कन्वर्ज करेगी, तो x पे कुछ एग्जांपल में यहाँ बाउंड है, इसके लिए कन्वर्ज करेगी, यहाँ भी बाउंड है, तो है तो ये भी 1 अपॉन है ना 1 - x + x, ये भी करेक्ट लग रहा है हाँ, डी। ये भी तो ट्रू है। हाँ 1 + x होल इनवर्स -1, ये तो सही है। कन्वर्जेंट इट कन्वर्जेस टू f, हाँ अगर ये कन्वर्जेंट है तो इट कन्वर्ज टू f, तो यहाँ तो b c d तीनों करेक्ट हो जाएगा, तो इनको या तो इनकरेक्ट पूछ लेना चाहिए, तो इस पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू में आपका a आ जाता, ऐसा पूछता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो a हो जाता नॉट ट्रू, बाकी तो ट्रू है, तो वैसा है, तो ये MSQ को MCQ में डाल दिया, इसीलिए वैसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ B C D तीनों करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। 16 x1 x2 xn जो है एक्सपोनेंशियल है 1, ये तो इजी क्वेश्चन है ये, हालांकि जिन्होंने गेट का PYQ किया होगा ये मिला होगा ऐसा क्वेश्चन आपको। एक्सपोनेंशियल 1 है, mn मीडियन है, mn क्या है मीडियन है किसका x1 x2 xn का, इस तरह से, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये तो क्या दिक्कत है इसमें, अच्छा किसका मीडियन है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, ओ मीडियन ऑफ ये लिखने की क्या जरूरत है x1 x2 डॉट डॉट इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अमंग दिस, तो सैंपल साइज 2n - 1 है, कहना ये चाह रहा है कि इनमें से जो आपका रैंडम सैंपल है 2n - 1, इनमें से जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है उसका एक्चुअली ओके, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मीडियन mn है, क्या बोला जरा, mn इज द मीडियन ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ऑन दिस, ठीक है ना। तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ निकाल सकते हो आप लोग, तो यहाँ पे n की जगह 2n - 1 यूज करना पड़ेगा, जैसे आप जहाँ n यूज करते थे ना, तो 2n - 1 एंड r की जगह क्या यूज करना पड़ेगा आपको n, तो ये क्या होता था n फैक्टोरियल अपॉन r - 1 फैक्टोरियल, जो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ का फॉर्मूला क्या था n factorial upon r minus 1 factorial Okay. into n minus r factorial. n माइनस आर, एक मिनट इसको घटाता हूँ मैं, n माइनस आर, तो 2n - 1 माइनस n, तो n - 1 फैक्टोरियल, हाँ CDF की पावर r minus 1 तो CDF जो हो जाएगी 1 माइनस e की पावर -x, इसकी पावर r - 1, मतलब n - 1 1 minus CDF की पावर n minus r n - r, तो ये n - 1 ही रहेगी, ओके। तो ये आपका पीडीएफ आ गया, PDF. अच्छा इनटू में फिर पीडीएफ भी है, तो पीडीएफ है इनटू में, तो इसका मतलब है कि इनटू में e की पावर -x, एक्सपोनेंशियल 1 ही है ना, तो कुछ ऐसा आ गया ये 2n - 1 फैक्टोरियल अपॉन n - 1 फैक्टोरियल
और सर ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का है तो हम डायरेक्टली nth ऑर्डर का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे? लेकिन यहाँ पे सैंपल साइज n नहीं है, सैंपल साइज ये बोल रहा है कि 2n-1 है, उसमें से nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेना है। तो सर हम n की जगह 2n माइनस 1 नहीं रख सकते? हाँ वही तो कर रहे हैं, लेकिन जो आप जानते हो वो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आउट ऑफ n सैंपल होता है, x1 x2 x3 xn, n रैंडम वेरिएबल है, उसमें आप nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला लगा रहे हो। यहाँ पे हमारे पास सैंपल जो है साइज 2n-1 है, उसमें से हम निकाल रहे हैं nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ओके सर। हाँ तो यहाँ सैंपल साइज अलग है। सो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। सो ex e की पावर माइनस एक्स इसकी पावर n और 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स n-1 ये है। तो ये एक्चुअली nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ आया। ओके अच्छा इसका सीडीएफ क्या होगा? तो मुझे तो लग रहा है गलत ही इसने कर रखा है, ये एक्स नहीं होना चाहिए था, डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, क्यों इतना लिखा है अमॉन्ग दिस। तो इसको सिंप्लीफाई करना आप कैसे निकालेंगे आप? तो इसमें अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो आपको इसका सीडीएफ निकालना पड़ेगा। सीडीएफ कैसे सॉल्व करोगे आप? सीडीएफ टी ले लो, मतलब मुझे क्या करना है, ये जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है उसके सीडीएफ को हाफ के इक्वल रखना है। उससे क्या निकल के आएगा? nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के सीडीएफ को हाफ के इक्वल रखना है। सो बताइए, सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इसके सीडीएफ निकाल के इक्वल टू हाफ रखना पड़ेगा, और उससे जो x की वैल्यू आएगी वो हमारा मीडियन होगा। उस मीडियन का हमें क्या करना है, mn लेस देन इक्वल टू दिस, अच्छा log 2। बट एक गेट में ऑलरेडी इस तरह क्वेश्चन आए हैं, वहां पे ना जो है x1 x2 xn ही है, x1 x2 अप टू xn ही होगा। ये 2000 गेट 2000, हाँ जी हाँ, एक्सपोनेंशियल में मीडियन का फॉर्मूला यही होता है ना, log 2 अपॉन लैम्डा। तो वो तो सिर्फ उसका होता है ना, किसका? आपका ये सिंगल रैंडम वेरिएबल, सैंपल मीडियन का होता है। सिंगल रैंडम वेरिएबल का ना होता है वो। हाँ 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 लेकिन यहाँ पे तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का बोल रहा है ना। मतलब अगर आप वैसे यूज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी mn लेस देन इक्वल, mn क्या है यहाँ पे? मीडियन है। किसका मीडियन है? nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का। अच्छा इसको मैं ऐसा करता हूं, अभी सैंपल साइज n ले लेते हैं। तो आप लोग क्या जानते हैं, व्हाट इज द सीडीएफ ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स? x के सीडीएफ की पावर n, ये होता है ना। तो दिस ये आपका nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सीडीएफ है। इसको मैं अगर हाफ के इक्वल रख दूं, ओके तो यहां से कुछ x की वैल्यू निकल आएगी। फिर क्या ही होगा इससे? मुझे तो रैंडम वेरिएबल जो भी निकल आएगा वो करना है, ठीक है चलो। तो यहां से क्या आ जाएगा, आप लॉग ले लोगे चाहो तो, या nth ऑर्डर स्टैट लेस देन log 2, ये मतलब क्या, मैक्सिमम लेस देन दिस, ईच लेस देन दिस। तो मुझे इतना क्यों करना, देखो तो यहाँ से मैं करता हूँ। x तो निकाल सकते हैं हम लोग, तो x निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस e की पावर माइनस x आपका आ गया 1/2 की पावर 1/n। चलो ऐसा ले लो, e की पावर माइनस एक्स 1 माइनस 1/2 की पावर 1/n, ऐसे आ जाएगा।
सो ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा लॉग 1 माइनस 1/2 इसकी पावर 1/n। तो ये क्वेश्चन में कुछ मीनिंग आपको दिख रहा है? अच्छा, तो इसका क्या मीनिंग इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है चलो मान लो मीडियन लेस देन इक्वल टू log 2, तो यहाँ से क्या आंसर आएगा इसका? तो x आ जाएगा माइनस एक्स, ले लिया आपने log, है ना, मतलब यहाँ से माइनस एक्स, x की वैल्यू ये आ जाएगी। अब ये लेस देन इक्वल टू log 2 का क्या मतलब है? उसने कुछ मीनिंग समझ नहीं आया। देखो आप लोगों को समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा है ये? ओके, अगर मैं दूसरी बात करूं, ओके 1 मिनट। सो अच्छा, मीडियन जो है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, mn जो है वो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। सर अगर इसका मीडियन जो भी टर्म आएगी हाँ, वही nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक मान ले, ठीक। उससे मतलब R आया अगर तो उसी को n समझ के फिर उसका पीडीएफ निकाल के। एक्चुअली यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि mn जो है वो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, ये कहना चाह रहा है ना, ये तो कहना चाह रहा है, क्योंकि सैंपल साइज 2n-1 है, तो आपके पास 2n-1 नंबर्स हैं, तो उसको जब अरेंज करेंगे तो मिडिल क्या मिलेगा आपको? nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ये तो ठीक है, यही कहना चाह रहा है, ये ठीक है। तो mn जो है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, दिस इज लेस देन log 2। अब ये क्या होगा? तो मीडियन लेस देन इक्वल टू log 2। एक्चुअली कहीं कहीं मीडियन का फॉर्मूला लगाना चाह रहा है ना, ऐसा होता है ना कि जैसे मीडियन जो है मतलब आप जानते हैं ना कि अगर मान लो कैपिटल M मीडियन है तो प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू मीडियन। ये log 2 किसका मीडियन होता है? या तो ऐसा बोलना चाह रहा होगा ये mn ये है तो लेस देन log 2 हाफ आ रहा है, तो इससे आगे की प्रोबेबिलिटी हाफ, लेस पीछे की प्रोबेबिलिटी और हाफ। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन तो log 2 होता है। log 2 होता है, कितना आता है जी? log 2 और lambda होता है। ठीक है, लैम्डा यहाँ 1 दे दिया। सर इसका मीडियन का फॉर्मूला होता है मीन इनटू log 2 ओके, तो एक्सपोनेंशियल। हाँ वो डिपेंड करता है कौन सा वाला पीडीएफ बता रहे हैं आप। एक्सपोनेंशियल 1 है इसीलिए log 2। log 2 है मीडियन, तो log 2 अगर मीडियन है, किसका मीडियन है? एक्सपोनेंशियल का, है ना। हाँ। तो यहाँ तो mn क्या है आपका? nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? सर इसका मतलब मीडियन से अगर हाफ टू द पावर n आ रहा है सर। अगर सिंगल रैंडम वेरिएबल होगा तब हम बोलेंगे ना कि एक रैंडम वेरिएबल है, हमें पता है कॉन्सेप्ट की, लाइक इफ इक्वेशन में कुछ मिस्टेक है, इफ m इज मीडियन, ठीक है ना, अगर m मीडियन है देन प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू m इज हाफ, यही आ जाएगा ना, ये है m अगर मीडियन है तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू m इज हाफ, ये तो ठीक है। बट क्या nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मीडियन भी log 2 आएगा? ओके 1 मिनट। तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का तो ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन होता भी नहीं है एक्सपोनेंशियल में, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का हो भी सकता था। जहां तो मुझे प्रॉब्लम ही लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ गलती है। ये है, समथिंग इज रॉन्ग। नेक्स्ट बताइए, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। 16 17, तो ये कौन सा 16 था? 17 xy का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इस रीजन पे। ये रीजन कौन सा है? mod x प्लस mod y इक्वल टू 1, ये आपका रीजन है। ये रफली है ना, ये एक्चुअली स्क्वायर है, मतलब सेम साइज का, ये 1 है 1 है 1 है 1, मतलब ये ग्राफ है x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये ग्राफ है x अपॉन माइनस 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज 1, ये है आपका माइनस एक्स माइनस वाई इज 1, और ये है x माइनस वाई इज 1। इन चारों को मिलाएंगे तो बन जाएगा mod x प्लस mod y इक्वल टू 1। ये ग्राफ है इसका, इस रीजन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप बताइए इसका एरिया कोई बताओ मुझे, एंड व्हाट इज द जॉइंट पीडीएफ ऑफ xy? जॉइंट पीडीएफ क्या आएगा? 1। इसका एरिया कितना होगा? ये ध्यान से देखो, ये 1 है, ये 90 डिग्री है, 1 है 2 ना, तो इसका जॉइंट पीडीएफ 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल एरिया आपका, टोटल एरिया जो है पर 2
होगा सर। ठीक है ना, हाँ एरिया 2 है तो PDF 1/2 हो गया हाँ एंड PDF 1/2 ये हो गया, ठीक है। तो XY बिलोंग्स टू दिस रीजन R, मान लो ये रीजन R नाम देता हूँ इसको, तो रीजन R है। पूछ क्या रहा है, तो बताओ मुझे, पूछ रहा है कि y गिवन x क्या होगा। तो ज्वाइंट PDF को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आप अगर ट्राई करना चाहो सो एक चीज तो ये है, f of y given x into f of x। हाँ तो यहाँ पूछना क्या है, y गिवन x से पूछना चाह रहा है, तो fx ऑफ x इंटू f ऑफ y गिवन x, यही है ना। अब बताइए x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा यहाँ पे, हाँ x का रेंज क्या है इसमें, इस ग्राफ में x का रेंज क्या है, मार्जिनल ऑफ x का PDF मतलब -1 हाँ मार्जिनल ऑफ x का सपोर्ट क्या है मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो -1 to 1 ना ये है। तो ये कहीं ना कहीं बनाएगा क्योंकि आप मार्जिनल जब निकाल रहे होंगे इसका, तो अल्लाह ये हाँ, तो यहाँ पे क्या है इस रीजन में अगर लिखोगे तो ये mod x है ना, इसको कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा ये mod x y बराबर mod x -1, क्योंकि y बराबर x -1 x -1, तो y बराबर mod x -1, ये ग्राफ है y बराबर mod x -1, और ये जो ऊपर वाला रीजन है टॉप रीजन जो है, सो दिस रीजन इज है ना, ये और ये y बराबर mod x 1 माइनस mod x 1 minus है ना, ये y बराबर 1 माइनस mod x है, और ये वाला जो बॉटम रीजन है बता ही दिया, बॉटम रीजन जो है ये आपका, सो दिस रीजन इज y बराबर mod x -1, ठीक है ओके। और ज्वाइंट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इस पे, तो हमें ये बोलना चाह रहा है कि जब mod x लेस देन 1 है या mod x मोर देन 1 है, ओके mod x जब लेस देन 1 है, तो जब mod x लेस देन 1 है, तो mod x लेस देन 1 होता -1 से 1, तो ये तो है ही -1 से 1, तो उस केस में y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो ठीक है ना, y का रेंज क्या है यहाँ पे बताइए, y belongs to what, y is more than equal to mod x -1 to 1 minus mod x, 1 minus mod x, यही तो है, y बराबर mod x -1 to 1 minus mod x। ठीक है, देख लो इस तरह कुछ ऑप्शन है, तो इसको अगर आप ठीक से लिखोगे ना तो अब कुछ ऐसा बनेगा ये, तो ये y बराबर mod x -1 to 1 माइनस, जो बाहर माइनस लगा है माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये है mod x -1 to 1 माइनस mod x। इसका PDF लिखोगे तो क्या होगा, PDF लिखेंगे तो 1 अपॉन है ना 1 अपॉन b माइनस a, सो b माइनस a 1/2 हो रहा है सर। है ना 1/2 हो जाएगा ना, अच्छा एक मिनट क्या कर रहा हूँ, b माइनस a, तो ये खत्म हो जाएगा, 0 ही हो जाए, आपने गलत लिखा है सर, 1/1 minus x माइनस आपने पहले उसको लिख दिया इसलिए वो 0 हो रहा है। अच्छा एक मिनट, 1 minus mod x minus 1 माइनस mod x माइनस mod x प्लस 1, यही ना, हाँ ओके ये 1/2 हो गया, तो 1/2 था ही मेरे पास पहले से, सो कहना ये चाह रहा है यहाँ पे, तो x का क्या लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग, ज्वाइंट तो ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सर 0/1 होगा सर, ये होगा x -1 से 1 एंड y ओवर दिस रेंज, फिर माइनस PDF प्लस 1/2 upon 1 minus mod x होगा ना, 1/2 नहीं y गिवन x का PDF क्या होगा, 1/2 into 1 minus mod x,
ये देखो मैंने सर x का रेंज -1 से +1 होगा तो फिर तो वो pdf से मतलब चेंज हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। So 1 minus mod x minus this, तो ये 1/2 bracket 1 minus mod x है। ये आ रहा है, ओके। हाँ तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आ जाएगा ये, इसको बैलेंस करना है तो 1 माइनस मॉड एक्स। अच्छा, तो इसको क्या लिखेंगे आप? एक्चुअली दो पार्ट में ब्रेक होगा यहाँ पे, है ना, इसमें कुछ भी बना दिया इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्मली है सो पीडीएफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन वी राइट पीडीएफ ऑफ एक्स? तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा नहीं उस रीजन पे, तो आ जाएगा मे बी ये आएगा। तो 1 माइनस मॉड एक्स का अगर इंटीग्रेशन आप करते हो अच्छा बनेगा ये एक्स का पीडीएफ ऐसा। ठीक है ना, देख लो ये आई थिंक एक्स का पीडीएफ ये हो जाएगा जब एक्स की वैल्यू -1 से 1 में है, और y गिवन एक्स ये हो जाएगा जब ये है। चेक करो, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ऐसा हो सकता है ना, ये 1 माइनस मॉड एक्स है जब मॉड एक्स लेस देन 1 है, यही तो है। सो इसमें अगर आप ब्रेक करना चाहो करके इंटीग्रेट करके देख लो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पीडीएफ है कि नहीं है। तो -1 से 0 में आप इंटीग्रेट करोगे 1 प्लस एक्स को, और 0 से 1 में इंटीग्रेट करोगे 1 माइनस एक्स को, करके देखो 1 आ रहा है, हाफ प्लस हाफ आ जाएगा, आना चाहिए। ठीक है ना, सो ये एक्स का पीडीएफ हो गया और ये आपका y गिवन एक्स का पीडीएफ हो गया। तो मैच ऐसे कर जाएगा इसके साथ, सी के साथ। ओके है, मतलब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसा करते हैं ना हम लोग कि जो ज्वाइंट पीडीएफ है उसको मार्जिनल ऑफ एक्स इनटू ये आ जाएगा कंडीशनल, तो इससे आ जाएगा। तो सी ऑप्शन ठीक है, बाकी लोग देख लो। ये मार्जिनल ऑफ सर x का क्या होगा? 1 माइनस मॉड एक्स पीडीएफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है पूछ रहा हूँ, मॉड एक्स लेस देन 1 पे। ये 1 माइनस मॉड एक्स लेस देन 1 इसका सपोर्ट है। ओके जी, देख लो। नेक्स्ट करते हैं आगे फिर, अगर ये हो गया तो यहाँ से ये बन जा रहा है, सी बन जाएगा अगर ऐसा है तो। नेक्स्ट क्या था, तो 17 हो गया, 18 भी है। 18 आपके पास है कि x1 x2 xn डॉट 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 होना चाहिए बीच में, नहीं डॉट 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 होगा, x1 x2 डॉट 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 xn आर IID यूनिफॉर्म 01, so they are IID uniform 01। ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है ये, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन y1, तो y1 का मतलब क्या है, x1 प्लस x2, तो y1 बराबर x1 प्लस x2। तो क्या इसमें दिक्कत है, ये तो हो जाना चाहिए।
सॉल्व नहीं कर लोगे आप लोग, CDF पूछ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब CDF ऑफ y1, तो CDF निकालो इसका। यूनिफॉर्म का सम क्या होता है, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो देख लो ट्रायंगुलर का CDF क्या होता है, सम ऑफ टू यूनिफॉर्म 0 1 ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें PDF देख लो। या तो इसका एक काम करो, है ना, ये हालांकि वीकर वर्ग में सॉल्व भी है, तो या तो आप पहले PDF निकाल लो उससे जैकोबियन मेथड है, फिर CDF निकालो, या डायरेक्ट CDF निकालना डायरेक्ट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 x2 का ये निकालना पड़ेगा आपको। हो जाएगा ये, सॉल्व करोगे या करूं मैं? सम आता है तुम लोग निकालना, हाउ टू फाइंड? सर एक बार दिखा दीजिए। हाँ, मतलब ये हाउ टू फाइंड CDF, अगर CDF से जाना चाहो CDF से भी जा सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे तुम्हारे पास जो y का रेंज है, ऐसे x1 इज बिटवीन 0 and 1, है ना, तो जो जॉइंट PDF है आपका, ये तो 1 ही है कि x1 बिटवीन 0 and 1, x2 बिटवीन 0 and 1, तो ये कुछ ऐसा है आपका सपोर्ट जो है 0 1 0 1, ये आ जाएगा, ये 1,1 है, तो ये तो अभी आपका सपोर्ट है जॉइंट का, ये है। अब मुझे क्या करना है, एक सम यहाँ पे x1 प्लस x2, सो y1 जो है x1 प्लस x2, अब ध्यान दो, देखो ये x1 एक्सिस है, ये x2 एक्सिस है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक ग्राफ बनाओगे तो ये होगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू समथिंग, मान लो ये कोई नंबर है ना, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए हाफ, और इधर जो लाइन बनेगी ये बनेगी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 से ज्यादा होगी 3/2, यहाँ पे क्या है, ये लाइन होगा x1 प्लस x2 बराबर 2, और यहाँ है x1 प्लस x2 बराबर 0, समझो। सो दिस लाइन इज x1 प्लस x2 बराबर 0, मतलब x1 इज इक्वल टू माइनस x2। तो यहाँ पे जो लाइन आ रही है ना, दिस लाइन, ये जो लाइन है, दिस लाइन इज एक्चुअली x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये है, दिस लाइन इज ठीक है, यहाँ से तो x1 प्लस x2 0, ये मतलब देखो यहाँ दो पार्ट क्यों हो रहा है यहाँ पे CDF में, समझो। सो एक केस है जब x1 प्लस x2 0 से लेके 1 तक जाएगी, तो ये रीजन में आपको लिमिट लेना पड़ेगा, जो भी एग्जांपल के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ CDF अप्रोच से, मान लो t लेके करता हूँ, ये स्मॉल y लेके भी कर सकते हैं, t लेके करता हूँ, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी y1 लेस देन इक्वल टू t, तो y1 का मतलब x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू t, तो मैंने यही लाइन बनाने की कोशिश की है कि x1 प्लस x2 इक्वल टू t, तो t जब 0 to 1 होगा तो t 0 है तो यहाँ लाइन आएगी, t 1 है तो ये लाइन आएगी, तो इन बिटवीन ये लाइन में लिखना यही चाह रहा था, दिस इज योर t, दिस इज योर t, जहां t क्या होगा, ये जो t की वैल्यू है मतलब 0 से 1 के बीच है ना, ये चीज है, और यहाँ पे ये t कब आएगा, जब t 1 से 2 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। सो दो पार्ट में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। द फर्स्ट केस व्हेन वी कंसीडर, द फर्स्ट केस इज, जब आप पहला केस लो कि t आपका 0 1 में है ना, t आपका 0 1 में है, तो उस केस में क्या होगा, तो यहां से देखो, सो इसको मैं काम करता हूं, एक इजी कन्वोल्यूशन मेथड होता है, सिंपल सा ये होता है कि PDF ऑफ x1 एट लेट्स से x1, और ये उधर चला जाएगा, x1 फिक्स कर दिया मैंने,
तो x1 जब फिक्स कर दिया तो पीडीएफ ऑफ x1, मतलब टोटल प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ डायरेक्टली, समझो कि प्रॉपर्टी ऑफ xi, अब ये पुट कर दिया, उधर चला गया तो x2 लेस देन t माइनस x1 आएगा। तो CDF ऑफ x2 एट t माइनस x1 dx1, और x1 की लिमिट क्या होगी ये तुम्हें बताने हैं। सो दिस लाइन इज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू t, है ना। सो व्हाट इज लिमिट ऑफ x1, यहां पे क्या लूंगा मैं। सो x1 का मार्जिनल सपोर्ट क्या रहेगा, 0 to 1, 0 to 1। समझा क्या किया मैंने, तुम लोग को जानते होगे ना e ऑफ y गिवन x, कुछ वैसा ही है। यहाँ पे मैंने x1 का पीडीएफ लिखा इनटू गिवन x1, टोटल प्रॉपर्टी यूज किया है। क्या कर टोटल प्रॉपर्टी में तुम प्रॉपर्टी ऑफ ei इनटू a गिवन ei करते हो ना। सो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, तो गिवन किया मैंने, इससे कर लो, नहीं तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। जिसपे समेशन करते हो तुम यहाँ पे, तो हमने यहाँ इंटीग्रेशन किया है, ठीक है। इसको पुट करो, बताओ क्या आएगा, इसको जरा सॉल्व करो। सो पीडीएफ ऑफ x1 क्या है, तो 1 ही था, यूनिफॉर्म 0 1 है ना x, तो अकेला यूनिफॉर्म, ये तो 1 हो गया। यूनिफॉर्म 0 1 का सीडीएफ क्या आता है, यूनिफॉर्म 0 1 का सीडीएफ क्या आएगा, सर एक से आएगा शायद, तो 1 से t लेना पड़ेगा, वहां पे 0 से t लिया ना हमने, तो या तो मैं ऐसा सोचूं कि वो x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू t है ना। तो अभी ग्राफ बनाया मैंने 0 to 1 के लिए बात कर रहा हूँ, और जब मैं t को 1 से 2 लूंगा तो क्या होगा, तो ग्राफ हो जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू t। तो वहां मैक्सिमम 1 हो सकता है ना। तो यहाँ पे लिमिट हम क्या लेंगे x1 का, ये दो पार्ट्स में करना पड़ेगा क्या, 0 to t एंड इक्वल में, मतलब अपर हाफ और लोअर हाफ। हाँ वही, अपर हाफ का अलग होगा, लोअर हाफ का अलग होगा। तो लोअर हाफ में जो लिमिट है ना, वो 0 to t होगा ना लोअर हाफ में, किसका, सम का ना, x1 प्लस x2 0 से t होगा, हाँ। और अपर हाफ में क्या होगा, x1 प्लस x2 t से कहाँ तक जाएगी, 2 तक जाएगी ना। t से 2 तक। अच्छा ये निकालो क्या आता है, पहले ये फाइंड करो, ये जरा कैलकुलेट करो कितना आएगा। तो t माइनस x1, तो ये आपका आ जाएगा 0 to 1 t माइनस x1 dx1। इसका आंसर क्या आएगा बताओ जरा। दूसरा अप्रोच भी है इसका, एक अप्रोच में ये ट्राई कर रहा हूं अभी, नहीं तो सही, ये तो t माइनस हाफ है, माइनस हाफ। अच्छा t माइनस हाफ आ गया ये, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी लिमिट जो लेनी पड़ेगी ना, x1 इज t माइनस x2। अगर मैं ऐसा करूं तो x2 गिवन x1, तो t माइनस हाफ तो मैच नहीं करेगा यहाँ पे। सो अच्छा छोड़ो, दूसरा अप्रोच लगाते हैं, आसान अप्रोच। लेट मी राइट द इजियर अप्रोच। तो इजियर अप्रोच में क्या होता है, आप लोगों ने देखा है जब इस तरह के केस होते हैं, जॉइंट पीडीएफ में क्या करता हूँ, डबल इंटीग्रेशन करता है। सीडीएफ से डायरेक्ट से जो होता है ना, y1 इक्वल टू x1 प्लस x2, y2 इक्वल टू x2, और उससे सर जैकोबियन लेकर, तो उससे पीडीएफ आएगा ना, मतलब आप पीडीएफ, ये फिर उसको सीडीएफ में करना। हाँ तो ठीक है, आप ट्राई कीजिए, वो भी एक अप्रोच है कि आप जैकोबियन मेथड से x1 प्लस x2 को मान लो u ले लो, x2 को v ले लो, फिर उससे पीडीएफ निकालो, फिर हाँ तो उससे कीजिए, फिर उससे सीडीएफ निकालिए, वो भी एक अप्रोच है जैकोबियन मेथड से। मैं ये डायरेक्टली सीडीएफ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ सीडीएफ पूछा है। तो दूसरा तरीका ये है ना, देख लो यहाँ पे, तो ज्वाइंट पीडीएफ कितना है इसका,
dx1 dx2, चलो ये आसान रहेगा मुझे तो, ये आपको समझ भी आएगा। वो जो पीछे मैं कर रहा था उसको कन्वोल्यूशन मेथड बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ मिस्टेक रहा होगा, तो इसके डायरेक्टली करते हैं। अब बताओ तो सर कॉन्वोल्यूशन मेथड पता नहीं है इसमें। हाँ कोई बात नहीं। सो अभी क्या करना है आपको, ये ग्राफ है आपका, तो यहाँ पे बताइए लिमिट क्या है। मैं x1 अगर करूं या x2 x1 लिख दूं, तो इसको x2 x1 लिख देता हूं, अब इजीली आप कर पाएंगे ना। dx2 dx1, तो यहाँ x2 की लिमिट कितनी है, यहाँ पे x2 की लिमिट 0 से लेके t माइनस x1, यहाँ भी देख लो ना, और x1 की लिमिट कितनी है 0 to 1। ट्राई तो मैं यही कर रहा था तब भी, आंसर तो यही आएगा क्या, आंसर तो वही आएगा जो पहले आया था। हाँ सर, t माइनस हाफ ही है। ओके ठीक है, तो ये t माइनस हाफ, फिर कर तो मैं वही रहा हूं ना, क्योंकि ये लाइन मेरा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू t है, तो मतलब ये मेरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। t 0 से 1 है, लेकिन t तो 0 से 1 के बीच कोई फिक्स नंबर होगा ना मेरा, ये है तो कोई फिक्स नंबर होगा, तो आंसर तभी वही आ रहा है, उससे वही आ रहा था। ठीक है, इसने ऐसा क्यों लिख रखा है y²/2 क्यों लिख रखा है, ऐसा ऑप्शन तो है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने क्या फाइंड किया अभी, सीडीएफ ही तो फाइंड किया ना, ये ज्वाइंट पीडीएफ एंड देन x2 की लिमिट 0 से t माइनस x1 और x1 की लिमिट, ओ नहीं x1 की लिमिट कहां तक जाएगी, एक मिनट x1, ये इसमें देखो ये रीजन जो तुम्हारा है ना, ये यहाँ पे ये कौन सा नंबर है, यहाँ पे ये मेरा लाइन है x1 प्लस x2 बराबर t है ना ये, तो यहाँ पे x एक्सिस पे कौन सा नंबर है ये, क्या नंबर है यहाँ पे, इधर t होगा ना ये, तो जब आप x2 को 0 पुट करोगे तो t पे कट करेगी, ये भी t है, तो यहाँ गलती हो रही थी, वहां भी यही गलती किया था सेम। ये लिमिट क्या होगी x की इस केस में 0 to t। अब सॉल्व करो, हाँ अब फाइन, अब ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, देखो मैं क्या लाइन बना रहा हूँ, x1 प्लस इक्वल टू t का लाइन बना रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू t एक्चुअली है, तो t मेरा कोई नंबर फिक्स है 0 से 1 के बीच, एग्जांपल के लिए मान लो t 1/2 है, तो उस केस में आप क्या करोगे, y की लिमिट होगी, मतलब x2 की लिमिट 0 से 1/2 और x की लिमिट 0 से 1/2, मतलब सॉरी यहाँ पे होगा 0 से 1/2 माइनस x2 की लिमिट, और x1 की लिमिट 0 से हाफ। दिस इज फाइन। देखो अब इसको सॉल्व करो, अब आ जाएगा, क्या आ रहा है ये, t²/2। हाँ तो ये सही है, हाँ यहाँ मिस्टेक हो रहा था, तो पिछले मेथड भी जो कर रहा था वो भी ठीक था, या वहां भी मैंने 0 से 1 ले लिया था ना, तो वो भी ठीक मेथड था, कन्वोल्यूशन मेथड बोलते हैं उसको, तो यहाँ से ये आ जाएगा। सो आंसर यहाँ से आ गया t²/2, देख लो, तो ये मैच कर रहा है, इसी में मैच करेगा बस, बाकी ये मैच नहीं करेगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब मैं पूरा कर देता हूँ इसको, तो यहाँ एक्चुअली दिस इज द t नंबर नॉट 1, वो अलग बात है, 1 तब होगा जब t को मैं 1 फिक्स करूंगा, बट t यहाँ पे t 0 1 के बीच का कोई नंबर आर्बिट्री नंबर है, तो इसलिए मुझे ऐसा लेना पड़ा 0 से t, तो ये इजी है, ज्वाइंट पीडीएफ और इस पे इंटीग्रेट कर दिया। दूसरा केस क्या है कि जब आपका t जो है मान लो 1 से लेके 2 के बीच है, तो t बराबर 1 ये लाइन है, मतलब x1:1, और 2 बराबर ये लाइन है, x1 प्लस x2 बराबर 2 की ये लाइन, इस बीच में आपका लाइन ये है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू t। नाउ यू हैव टू बी केयरफुल, है ना, तो आप क्या कर रहे हो, सीडीएफ निकाल रहे हो, तो होगा क्या देखो ये थोड़े से मतलब हालांकि अच्छा क्वेश्चन है ये। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, मैंने फिक्स किया t मेरा है 1 से 2 के बीच, एंड आई एम फाइंडिंग CDF ऑफ y1 एट t। सो प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू t। ज्वाइंट पीडीएफ 1 है, dx2 dx1। अब तुम थोड़ा ध्यान देना तुम लोग, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली कि मेरा जो सपोर्ट था दिस वाज, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ठीक है। सो ये लाइन x1 प्लस x2 2 है, ये लाइन x1 प्लस x2 1 है, एंड दिस लाइन इज x1 प्लस x2 बराबर 0, ठीक है। so, ऐसा है, ठीक है। तो यहां से कीजिए क्या होगा, तो पहले आपको इस रीजन पे अलग से इंटीग्रेट कर लीजिए क्योंकि ये अलग रीजन है, और ये रीजन, तो यहाँ x1 प्लस x2 बराबर t, तो ये लाइन तब होगा जब आपके पास क्या है
t 1 से ज्यादा है तब वो लाइन बनेगी, और ये लाइन होगी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू t जब t 0 से 1 के बीच है। सो यहाँ से आपके पास क्या होगा, dx2, पहले तो ये काम करो, पहले इस रीजन पे इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि आपने यहाँ अज्यूम किया है t आपका 1 से ज्यादा है, तो आपको किस रीजन पे इंटीग्रेट करना है, ध्यान से देखो, तो आपको एक्चुअली इंटीग्रेट करना है इस रीजन पे, यू हैव टू इंटीग्रेट बिलो दिस रीजन, इस रीजन पे आपको इंटीग्रेट करना है, इस पूरे रीजन पे इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना, समझो ध्यान से। भले t 1 से 2 के बीच फिक्स है, लेकिन यहाँ ध्यान दो ये क्या लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल के लिए t अगर 3/2 है, सपोज t इज 3/2, तो यहाँ होगा x1 प्लस x2 3/2, तो इससे लेस देन पूरा मुझे काउंट करना है। जिन लोग CDF, आपको याद होगा CDF का मतलब क्या होता है, तो CDF की वजह से ये इंक्लूड हो रहा है, ड्यू टू, क्योंकि ये CDF फाइंड कर रहा हूँ, इसलिए ये वाला पार्ट भी इंक्लूड हो रहा है। आप लोग याद होगा पीछे वाला ऐड होता है, CDF में क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट ऐड होता चला जाता है ना, तो ऐड ही तो कर रहा हूँ मैं, ये जो निकाला है उसको भी नीचे में ऐड होता है नेक्स्ट पार्ट में, तो ऐड करना होता है। मतलब 0 से 1 एंड 1 से नहीं, पहले इस पे इंटीग्रेट करो, इस रीजन पे, तो 0 से ट्रायंगल का हाफ होता है। 0 से 1 माइनस x1, हाँ, और 0 से 1, हाँ ये कह रहे थे शायद आप, ठीक है, हाँ, x2 0 से 1 माइनस x1, तो ये हाफ ट्रायंगल पे आ गया, ये जो मैंने निकाले हैं ये आपका हाफ ट्रायंगल पे आ गया, ये हाफ ट्रायंगल पे आपने इंटीग्रेट कर दिया, तो ये आया 0 से 1 माइनस x1 दिस प्लस, यही करते ना आप CDF, जो लोग 1 वेरिएबल में यही करते थे हम, कि पहले उस पार्ट पे फिर अगला पार्ट पे, अगला पार्ट पे देखो, अब ज्वाइंट PDF 1 है, dx2 dx1, अब देख लो आपको क्या बेटर लग रहा है इस रीजन में, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रेट करना है इसको, अरे यार 2 रीजन में कर लेते ना, तो एक काम करो, या तो ऐसा करने के बजाय मुझे इस पूरे रीजन पे इंटीग्रेट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे भी कर लो यार, एक मिनट, यहाँ पे मतलब तुम्हें इस रीजन पे इंटीग्रेट करना, तो क्या करना पड़ता है तुम्हें, ये कौन सा नंबर और ये कौन सा नंबर है बताओ पहले, तो जब यहाँ x को 1 रखोगे, ये x1 प्लस x2 बराबर लाइन है t, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू t लाइन है, और यहाँ पे आपको पुट कर रहे हो आप, क्या है आपके पास, x1 की वैल्यू 1 है, तो ये नंबर कौन सी है, y एक्सिस पे कौन सा नंबर है पूछ रहा हूं मैं, बोलो, t माइनस कितना आएगा 1, ठीक ना, चेक करो ये नंबर कौन सा है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं, जैसे यहाँ पूछ रहा था ना मैं, देखो जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था t, 0, इसका कोऑर्डिनेट था 0, t, मैं पूछ रहा हूं इसका कोऑर्डिनेट क्या है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो x एक्सिस 1 है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या है 1 माइनस t होगा ना, यहाँ से इसका क्या है, ये y1 है तो 1 माइनस t, ये चीज है ना, तो ये 1 माइनस t, 1 है, तो वही यहाँ पूछ रहा था मैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रूफ क्वेश्चन हो गया ना, प्रूफ दैट टाइप का हो गया, तो ये यहाँ पे t माइनस 1, 1 है, ये तो 1 कॉमा है ना, x तो 1 है, तो 1 t माइनस 1 ऐसा पॉइंट हो गया, ये t माइनस 1, 1 है, ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब देख लो कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो 1 माइनस कर दो, बेटर रहेगा, मुझे लगता है 1 माइनस करना ही आसान है इस पे, तो सो 1 माइनस कर दो, 1 माइनस डबल इंटीग्रेशन 1 dx2 dx1, चलो ऐसे कर लो, तो dx2, तो ये लाइन है तुम्हारा x1 प्लस x2 बराबर t, तो t माइनस x1 से 1 देख लो, x2 की लिमिट t माइनस x1 से 1, और x1 की लिमिट यहाँ पे क्या है, अब ये बताओ मुझे, ये क्या नंबर है, ये कौन सा नंबर है, तो 1 माइनस t से 1, इसको इंटीग्रेट करो क्या आएगा, मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो मैंने इस वाले रीजन पे इंटीग्रेट कर दिया, ऊपर वाला जो ट्रायंगल बचा हुआ है उस पे इंटीग्रेट कर दिया मैंने, ये यही आएगा 2, देखो ये आएगा 2y1 माइनस, तो खुद को वेरीफाई करके देख लो, ये 2t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, ये आएगा,
चेक कर लो भाई, तुम इंटीग्रेट करके चेक करो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो। तो हो गया प्रूफ, यही प्रूफ था, हाउ टू प्रूफ, ठीक है ना। मतलब ये अप्रोच जो मैंने यूज, ठीक होगा ये सीडीएफ अप्रोच यूज किया मैंने, तो उससे ही आंसर आ गया। जैसा सीडीएफ अप्रोच किया, शुरू में कन्वर्सन कर रहा था उससे भी यही आता, तब भी करता तो यही आता। तो वहां पे लिमिट है ना 0 to 1, यहाँ बस ये रखना है, सो 1 - t to t, क्योंकि ये नंबर t फिक्स है। तो ये प्रूफ हो गया इसका, है ना। तो जब t 0 से 1 है तो सीडीएफ आपका ये आएगा t²/2, और t जब 1 से 2 के बीच है ये आएगा, 2 से ज्यादा है तो 1 हो जाएगा, 0 से कम रहेगी तो 0 हो जाएगी, ये है। तो मतलब फाइनली अगर आप सीडीएफ लिखो, ये जो y आपका था x1 + x2, मान लो y बोल देता हूँ, तो सीडीएफ ऑफ y कुछ ऐसा निकल के आया, 0 अगर y <0 है, y²/2 अगर y 0 से 1 के बीच है, और 2y - y²/2 -1 ये आंसर है, देख लो। ओके है जी। तो कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो बहुत सारे रहेंगे नहीं। सर 47 थोड़ा छोटा है, वो थोड़ा बता दीजिए। 47 में क्या है भाई, x कॉची है, तो मोड ऑफ द रैंडम वेरिएबल 1 - x/1 + x, तो इसका फॉर्मूला वाला देखो कुछ होता है, 1 - कॉची क्या फॉलो करता है सर 1 - x/1 + x कॉची 0 1 ही फॉलो करता श्योर। है। श्योर सर 1 + x तो कॉची 0 1 नहीं फॉलो करता है। नहीं रेशियो कह रही है ये। अच्छा रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूँ। तो x तुम्हारा कॉची 0 1 है, तो मतलब ये 1/x मुझे पता है कि कॉची 0 1 होता है। अब मैंने 1 - x/1 + x का तुम डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, नहीं तो तुमने मोड ही पूछा है ना, तो इसका पीडीएफ किस पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं यूज कर लेते। यहाँ पे dy/dx निकालो, क्या होगा, डिफरेंशिएट करोगे ना, ये 2/1 + x का होल स्क्वायर आएगा, पॉजिटिव है तो मोनोटोनिक है ना, तो एक काम करो ना, यहाँ से कर दो सॉल्व, ठीक है ना। तो इससे क्या आ जाएगा तुम्हारा, इससे पीडीएफ निकल के आ जाएगा, किसका पीडीएफ निकल के आ जाएगा, y का पीडीएफ निकल के आ गया। तो मोड क्या होता है कि जो y की पीडीएफ है, y के किस वैल्यू पे मैक्सिमम है ना। मोड क्या होता है, मतलब वो x जिसके लिए पीडीएफ मैक्सिमम हो जाए, तो वो मोड है ना। तो लाइक्लीहुड फंक्शन ये तो करते हो, थीटा की वो वैल्यू से मैक्सिमम हो जाए, तो लाइक्लीहुड फंक्शन का जो मोड होता है एक्चुअली वो एमएलई है, ये समझ लो। सिमिलर कॉन्सेप्ट। मोड क्या होता है, x की वो वैल्यू जहाँ पे पीडीएफ मैक्सिमम है। मैक्सिमम वैल्यू सर यहाँ पर मोड 0, हाँ मोड 0 होगा सर, क्यों, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का मोड तो 0 होता है। लेकिन ये आप श्योर हो कि कॉची हो 0, कहाँ लिखा है ये 1 - x/1 + x कॉची 0 1 ही आएगा। सर आपको दिखाती हूँ सर, 1 - x/1 + x, इसका सपोर्ट क्या होगा, कॉची तो पूरा रियल नंबर होता है, और यहाँ 1 - x/1 + x, x तो कोई भी रियल नंबर है, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये आंसर -1 जाएगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसका जो रेंज है वो -1 से 1 में रहा, कुछ ऐसा है -1 से 1 हो जाएगा है ना। रेंज तो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि 1 - x है, नहीं x अगर नेगेटिव हुआ तो, जैसे एग्जांपल के लिए x -1 रख लो, तो नहीं -1 मत रखो। अच्छा -1 में तो डिफाइंड ही नहीं x, -1 सपोर्ट तो होगा ही नहीं इसका, तो -1 को छोड़ के बाकी सपोर्ट होगा इसका, -1 पे डिफाइंड रहेगा ना ये। हाँ जैसे x को तुम अगर ऐसे रख लो, मान लो -5 रख लो एग्जांपल के लिए, तो नेगेटिव हो जाएगा ना कुछ, 6/-4 आ जाएगा, -1 से कम हो सकता है भाई, हो सकता है, क्योंकि तो इसका तरीका यही है। क्या तरीका है मोड निकालने का, कि तुम इसका पीडीएफ निकालो, ये चेक कर लो ये सही लिखा है क्या,
1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऐसा कुछ आएगा, देख लो, ये चेक कर लो पहले। पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव भी आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मोनोटोनिक होने चाहिए, है ना, ये तो मैं गेस किया हूँ, तुम चेक करो एक बारी, मोनोटोनिक, द पॉजिटिव या नेगेटिव होने चाहिए, मोनोटोनिक होने चाहिए। तो आपको एक्चुअली इसका पीडीएफ निकालना होगा, मोड तो सिंपल ही है, वही करना होगा। डायरेक्टली कैसे डिसाइड करोगे, x बराबर 1 पे 0 हो जाएगी। पर ये डायरेक्ट थ्योरम है सर। कहाँ है, वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ है? आपको सिर्फ देख कर पता चलेगा। हाँ देख के बताओ, ऐसे है ना, अगर है तो कई बार ना तुक्का गलत हो जाता है, फिर बाकी लोग सफर करते हैं। सो तो देखो एक तरीका वही समझ आ रहा है मुझे कि तुम पीडीएफ निकालो और उससे फिर वो करो, और क्या ही कर सकते हो, नहीं तो y बराबर ये है, ट्रांसफॉर्मेशन करो, यहाँ से x निकालोगे, x y के टर्म में आ जाएगा। करना तो वही है, तुम्हें मैक्सिमाइज करना होगा पीडीएफ ऑफ y को, ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ फिर मैक्सिमाइज करो। मुझे लगता है इसका एक क्लास -1 के अलावा बाकी सब पॉइंट होगा ना। हाँ, जैसे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है ना, तो y बराबर, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, y प्लस एक्स वाई बराबर 1 माइनस एक्स, तो यहाँ से एक्स वाई प्लस एक्स बराबर 1 माइनस वाई, तो x की वैल्यू आ गई 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। तो कहने का मतलब ये है कि y माइनस 1 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है ना, तो यहाँ x माइनस 1 नहीं हो सकता, ऐसे ही y भी माइनस 1 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो एक पॉइंट आउट हो जाएगा सपोर्ट में से, तो बाकी पे डिफाइंड रहेगा। हाँ, अब रेंज क्या होगा इसका, तुम्हें रेंज निकालना आता है? क्योंकि x तो ऐसे तुम्हारे पास जो है इसका सपोर्ट क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज सपोर्ट ऑफ दिस y, x का सपोर्ट तो रियल नंबर है, y का सपोर्ट क्या होगा? या तो एक काम कर सकते हैं ना, ये कुछ ऐसा नहीं है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, नहीं 1 अपॉन एक्स माइनस 1 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और 1 अपॉन एक्स कॉची ही होता है, तो बात तो बराबर ही हो गया। तो यहाँ से सेम ही चीज है, x कोई भी रियल नंबर है ना, तो x को 0 रखोगे तो 1 आ जाएगी, और x को इन्फिनिटी पे ले जाओगे तो क्या बनेगी, फिर से 1 हो जाए, इन्फिनिटी पे ले जाओगे तो -1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी रेंज इसका। x तो रियल नंबर है ना, यहाँ x तुम्हारा रियल नंबर है, तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, मुझे लगा कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, तो ये आपका y देखो कोई भी रियल नंबर आ सकता है, क्योंकि वही तो है यहाँ पे, ऐसे तो मिल रहा है करेस्पॉन्डेंस, ये ऐसा है ये ऐसा है, तो क्या ही दिक्कत है। तो x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, y भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ऐसे ही है, तो कोई मतलब -1 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो जाएगा सपोर्ट। तो ट्रांसफॉर्मेशन से y का पीडीएफ निकालो, फिर देखो y की किस वैल्यू के लिए पीडीएफ मैक्सिमम है, तो वो आपका आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन तो बहुत सारे रहेंगे, तो मुझे लगता है एक क्लास इस पे और देना पड़ेगा, तो कल की जो क्लास है ना 7 to 9 वो भी इसी का डिस्कशन रखते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे रह गए और इसमें कुछ क्वेश्चन टाइम लिया है, तो इसलिए टाइम चला गया है ना। सो कल हम लोग इसी का डिस्कशन करते हैं, कल 7 to 9 जो बैच होगी, 6 to 7 डाउट क्लास है, 7 to 9 जो डिस्कशन है, ये मॉक टेस्ट कौन 7 है ना, तो 7 का ही कल डिस्कशन रखते हैं। कल इसी पेपर का जो बाकी क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर से सॉल्व कर दो, और जो क्वेश्चन रह गए उसका डिस्कशन होगा, ठीक है। तो अभी के लिए यही स्टॉप करते हैं, गेट का बैच है। इसका कंक्लूजन आपने क्या किया कि कॉची होगा? नहीं कॉची मैंने प्रूव करूंगा तब समझ आएगा, ऐसे अज्यूम नहीं करेंगे। आप इससे निकालो डिस्ट्रीब्यूशन और फिर मुझे बताओ क्या आएगा। ये है तो एफ वाई ऑफ वाई निकाल रहा था ना मैं, तो क्या होगा ये एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। अब डी एक्स अपॉन डी वाई निकालो क्या आएगा, तो ये 1 अपॉन पाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी एक्स अपॉन डी वाई निकालो भाई, किसने चेक किया डी वाई डी एक्स क्या आएगा, क्या ये आता है, एक बार चेक करो। या यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई निकाल लो, डी एक्स अपॉन डी वाई फाइंड करो क्या होगा।
सो वाई वाई कट जाएगा और ये -2, तो ये -2/1 + y का स्क्वायर आ रहा है। सो 2/1 + y का स्क्वायर, और x की जगह यहाँ रख दो वैल्यू। सो 1/π 1 + x की जगह वैल्यू रखोगे, x क्या है 1 - y/1 + y। सो 1 - y/1 + y होल स्क्वायर और 2/1 + y होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करो जी। तो सिंप्लीफाई करोगे तो 2/π बाहर रखो, एलसीएम लो, तो 1 + y होल स्क्वायर कट जाएगा, तो 1/a + b होल स्क्वायर। सो y² + 1, तो ये आ जाएगा 2 × 1 + y²। चेक कर लीजिए, तो आई थिंक ये सही कह रही है ना, ये भी वही आएगा। तो पाई × 1 + y²। देखो ये पीडीएफ निकल के आ गया, इसका पीडीएफ निकल के आया y का। सो सब लोग चेक कर लो कैलकुलेशन अपना, ठीक है। मैंने यहाँ एलसीएम लिया, ये कट गया इससे, तो ये सही बता रही थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा आंसर आपका कि y का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो y आपका है 1 - x/1 + x, तो आप याद रख सकते हो ना, ये मिल जाएगा। विकिपीडिया पे जाओ, देखो गूगल करो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, विकिपीडिया पेज खुलेगा, उसमें जाके देखो आगे ये लिखा होगा, क्योंकि उस पे सारे एक साथ रहते हैं। तो वो जहाँ पे थ्योरम्स होगा विकिपीडिया पे तुम्हें मिल जाएगा, ये थ्योरम वहाँ भी दिया होगा, बुक में मिल जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स में था सर, अब मुझे याद आ रहा है सर। जी जी जी, और ये कॉची 01 सो कॉची 01 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये प्रूव किया कि x अगर कॉची 01 है तो 1 - x/1 + x भी कॉची 01 है, 1/x भी कॉची 01 ही होता है, ये भी हम जानते हैं ऑलरेडी। तो स्टैंडर्ड कॉची है, तो यहाँ पे यही आएगा। तो ठीक है भाई, तुम्हारे पास स्टैंडर्ड कॉची आ गया। अब देख लो स्टैंडर्ड कॉची का पीडीएफ x की किस वैल्यू पे मैक्सिमम आंसर देगी, है ना, ये चीज है। तो अब चेक कर लो। कॉची का मैक्सिमम वैल्यू सर 0 पे आता है कैसे सर, क्योंकि जो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका जो हाईएस्ट वैल्यू होता है वो सर नॉर्मल की तरह दिखता है, लेकिन इसका स्क्यूनेस बहुत ज्यादा होने की वजह से इसका इसलिए वो 0 होता है। ये है ना हमारे पास, कॉची में एक ही डिफरेंस है कि कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्यूनेस बहुत ज्यादा है, और इसीलिए उसका मोड और मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मोड जो होता है वो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है। अरे उतना दिमाग नहीं लगाओ, इसको डिफरेंशिएट करो और इसको 0 पुट करो, देखो y क्या आता है, ठीक है ना। हो सकता है 0 ही आ जाए, तो हाँ सर 0 ही होगा सर, कंपैरिजन में था। इसको डिफरेंशिएट करो, 0 पुट करो, हो सकता है 0 ही आ जाएगा, तो 0 आंसर होगा हाँ फिर, सर 0 ही होगा। ठीक है ना। तो 0 ही होगा फिर, तो ये यहाँ 1 गलती से लिखा है, यहाँ पे मिस्टेक है, तो 0 ही होगा एक्चुअली। तो ये 7 तक अपलोड हो गया, लेकिन इसके बाद थोड़े कम होंगे ना ये, ठीक है। अगले क्लास में अभी इसमें कुछ क्वेश्चन तक रह गया है, तो जो आपके क्वेश्चंस रह गए हैं वो कल हम लोग इसी का आप डिस्कशन करेंगे 7 to 9 में। अगर टाइम बचा तो अगला मॉक टेस्ट 8 फुल लेंथ डिस्कशन होगा, नहीं तो कल भी इसी का डिस्कस करते हैं। बाकी भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, है ना। फुल लेंथ में अराउंड 35-36 तो अपलोड हो ही गया है, 14-15-20 महीने में हो जाएंगे, 50-60 तो हमसे अपलोड होंगे, देखते हैं अभी कितने। बाकी अटेम्प्ट बहुत कम बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, 30-40 बच्चे देख रहा हूँ मैं रेगुलर, बाकी ऐसे 300-400 बच्चे हो गए, लेकिन सिंसियर तो कुछ ही है, रिजल्ट इन्हीं 40-50-100 बच्चों का आना है ये। चलो ठीक है, थैंक यू। अभी ना गेट की क्लास होगी फिर, बाकी क्वेश्चन नोट कर लो। हाँ सर क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा उस, क्योंकि पीडीएफ में नहीं दिखता है कि कौन से नंबर का आंसर है ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कहाँ, इस पे? हाँ ये साइड तो पहले बोलना चाहिए ना, मैं तो ऐसे ही सॉल्व कर देता हूँ बिना लिखे, किसी भी क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा मैंने, है ना। ये तो किसी भी क्वेश्चन में लिखा नहीं, आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन था। पहले बोलना चाहिए क्वेश्चन नंबर, तो मैं भी नहीं लिखता हूँ, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, फिर सोल्यूशन देखना पड़ेगा, ये है कि क्या है ना।